नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। देश के मौजूदा हालात पर चर्चा करने के लिए डीवी लाइव पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। उस परिचर्चा में मैंने भी हिस्सा लिया। आइए देखते हैं उस परिचर्चा के कुछ प्रमुख अंश साभार। यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके अपनी राय भी बताइए कि इस परिचर्चा पर आपकी क्या राय है। बहुत परेशान नजर आ रही है। दरअसल घमासान इस बात पर है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी हासिल करने वाले नरेंद्र मोदी जनता की तकलीफों में उसके साथ दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं। वो अपनी सत्ता सुरक्षित करके अब विदेश यात्रा पर निकल गए हैं। आज ही वो रूस पहुंचे हैं, जबकि राहुल गांधी देश भर में घूम घूम कर जनता के बीच जाकर उसके दुख दर्द बांटने पहुंच रहे हैं। सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया भले मोदी को विश्वगुरु साबित करने के लिए उनकी विदेश यात्राओं पर फोकस करे और दिखाए कि वैश्विक नेताओं के बीच नरेंद्र मोदी की पहुंच कितनी गहरी है, लेकिन देश की जनता तो यही देख रही है कि उसके प्रधानमंत्री उससे दूर हैं और जो नेता लोकसभा में विपक्ष के रूप में बैठा हुआ है वो जनता के बीच उनका अपना बनकर घुल मिल रहा है। आप जरा राहुल गांधी की मणिपुर और असम यात्रा की इन तस्वीरों को देखें दोस्तों। तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। इनसे समझ आ रहा है कि जनता किस तरह राहुल गांधी को हाथों हाथ ले रही है और राहुल जिस तरह उनकी पीड़ा, उनके दुख दर्द बांटने पहुंचे हैं, उनसे जनता को मन से राहत मिल रही है। आपको बता दूं कि राहुल गांधी एक साल में तीसरी बार मणिपुर पहुंचे हैं, क्योंकि वहां आज तक लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। मैतेई ग्रुप अलग है और कुकी ग्रुप अलग है, सबकी राहत शिविरें अलग हैं। मोदी दावा कर रहे हैं कि मणिपुर में सब ठीक है, लेकिन राहत शिविरों को देखकर तो कहा नहीं जा सकता है कि सब कुछ मणिपुर में ठीक है। वहीं असम में भी बाढ़ से हालात खराब हैं। लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं और राहुल गांधी उनसे भी आज मिलने पहुंचे। बीजेपी को राहुल की इन यात्राओं से वैसे ही परेशानी हो सकती है जैसी हाथरस दौरे से हुई थी। वो इसमें भी राजनीति करने का आरोप लगा सकती है। बीजेपी बार बार कह सकती है कि राहुल गांधी यहां राजनीति कर रहे हैं, मगर राजनीति का असल काम तो जनता से कनेक्ट होना ही होता है और सत्ता में बने रहने के लिए जरूरी है कि आप जनता के बीच जाएं। और राहुल इस वक्त जनता से जिस तरह कनेक्ट खुद को कर रहे हैं, इसी बात से सियासत में घमासान मचा हुआ है और बीजेपी न खुद कनेक्ट हो पा रही है और न ही राहुल के कनेक्शन को तोड़ पा रही है, इसीलिए वो परेशान है। आपको बता दूं कि राहुल गांधी आज रात को रायबरेली पहुंचेंगे। कल वो अमेठी और रायबरेली की जनता के बीच रहेंगे और इसके बाद 13 और 14 जुलाई को उनका महाराष्ट्र का दौरा तय है, जहां वो पंढरपुर की वार्षिक वारी तीर्थ यात्रा में हिस्सा लेंगे। राहुल गांधी की इस दौरे से न केवल महाविकास अघाड़ी को महाराष्ट्र में मजबूती मिलेगी, बल्कि उन लोगों को भी तगड़ा जवाब मिलेगा जो राहुल के हिंदू धर्म वाले बयान को लेकर अब तक बवाल काट रहे हैं और बदले में उन्हें मायूसी ही मिल रही है। राहुल गांधी की महाराष्ट्र यात्रा से विधानसभा चुनावों में महाविकास अघाड़ी की जीत के दावे और पुख्ता होंगे। तो एक तरफ राहुल गांधी की देश में हो रही यात्राएं इंडिया गठबंधन को मजबूत कर रही हैं और दूसरी तरफ मोदी की विदेश यात्राओं के बावजूद बीजेपी को कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है, बल्कि सवाल और उठ रहे हैं कि मोदी देशवासियों की सुध कब लेंगे या सत्ता में आने के बाद जनता को वो भूल गए हैं। क्या होगा इस सियासी घमासान का अंजाम, आज इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको अभी से थोड़ी देर पहले, ठीक लगभग 15 मिनट पहले, राहुल गांधी ने मणिपुर की राजधानी इंफाल में मणिपुर की जो राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके, उनसे मुलाकात की। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मणिपुर को लेकर उन्होंने जो कुछ कहा है, पहले उसको सुन लेते हैं, फिर चर्चा। ये तस्वीरें आप देख लीजिए। अनुसुईया उइके राहुल गांधी का स्वागत कर रही हैं और ये आधिकारिक दौरा कह सकते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के बाद राहुल गांधी का है। और इसके बाद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो पैगाम दिया है, मैसेज देने की कोशिश, सवाल का जवाब तो नहीं दिया, सवाल नहीं लिया राहुल गांधी ने, क्योंकि बहुत ही टाइट ये शेड्यूल था उनका। लेकिन जो बात उन्होंने मीडिया के जरिए देश की जनता के बीच पहुंचाने की कोशिश की है और खासकर नरेंद्र मोदी को जो पैगाम देने की कोशिश की है, आइए जरा उसको सुन लेते हैं। सुनिए जरा। मैंने सोचा था कि अब मैं आया हूं, काफी समय बाद आया हूं, तीसरी बार है,
1 साल पहले आया था, फिर भारत जोड़ो यात्रा में आया और अब आया हूँ। मैंने सोचा था कि ग्राउंड पे काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा, मगर दुख की बात है कि वो इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। कैंप्स में मैं कम्युनिटी से मिला, उनके दिल की बात सुनी, दर्द आंखों से देखा, सुना, और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि नफरत और हिंसा से आगे कोई रास्ता नहीं बनेगा। मोहब्बत से, भाईचारे से, रिस्पेक्ट से सॉल्यूशन निकल सकती है, बातचीत से सॉल्यूशन निकल सकती है। मैं राजनीतिक बात करने नहीं आया हूं। गवर्नर से हमारी बात हुई, हमने उनको बताया कि देखिए, जो भी हम कर सकते हैं, कांग्रेस पार्टी कर सकती है, मैं कर सकता हूं, हम करने के लिए तैयार हैं, मगर हम खुश नहीं हैं। जो प्रोग्रेस हुई है उससे हम खुश नहीं हैं, क्योंकि हमें नहीं लगा है कि प्रोग्रेस हो रही है। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, और मैं प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। मणिपुर एक प्रदेश है और प्रधानमंत्री को बहुत पहले विजिट करना चाहिए था, मगर मणिपुर को ज़रूरत है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री यहाँ आए और जो यहाँ हो रहा है उसको समझने की कोशिश करें, और जनता की जो आवाज़ है, जनता का जो दुख है, दर्द है, उसको सुने। इससे बहुत फ़ायदा होगा, मणिपुर की जनता में कॉन्फिडेंस आएगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्रधानमंत्री को यहाँ आना चाहिए। मणिपुर के लोग भी चाहते हैं, शायद पूरा देश चाहता है कि प्रधानमंत्री यहाँ आकर जनता की बात सुने। तो सुन रहे थे आप, यहां हिंदी में और अंग्रेजी में दोनों भाषाओं में राहुल गांधी वो पैगाम देते हुए जहां साफ साफ कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को मणिपुर आना चाहिए, और प्रधानमंत्री अभी तक मणिपुर क्यों नहीं आए, और अगर आते हैं तो यहां की जनता को फायदा होगा। और ये बात बार बार न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि संसद के अंदर आप देखिए कि इसी पर अविश्वास प्रस्ताव भी आया था, और उस वक्त भी, जबकि 18वीं लोकसभा अब आ चुकी है, बन चुकी है, लेकिन उससे पहले नरेंद्र मोदी ने बहुत मुश्किल से मणिपुर का जिक्र आया जब तो उन्होंने नाम लिया, और इस बार भी बहुत मुश्किल से मणिपुर के हालात की चिंता जाहिर की नरेंद्र मोदी ने। देश में जो कुछ चल रहा है उसकी चिंता किए बिना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस और ऑस्ट्रिया की यात्रा पर निकल चुके हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। मॉस्को पहुंचने के बाद यहां प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया, और तस्वीरें वहां से भी खूब आ रही हैं। लगातार आप ये बात भी देखेंगे कि यहां जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया है वो नरेंद्र मोदी को विश्व गुरु बनाने की कोशिश में लगातार उन विजुअल्स को दिखाता हुआ तो नजर आता है, लेकिन देश में क्या कुछ चल रहा है, वो तस्वीरें कैसी हैं, और असम से लेकर मणिपुर तक और बिहार से लेकर बंगाल तक जो हालत है उसकी चर्चा, उसकी चिंता आखिर कौन करे। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, और इसकी चिंता क्या सिर्फ विपक्षी दलों के ऊपर है, क्या विपक्ष के नेताओं के ऊपर ही ऐसा है कि ये वही चिंता करें, या अगर सरकार सत्ता पर काबिज आप हैं, नरेंद्र मोदी हैं, बीजेपी है, तो उनके नेताओं को यह चिंता करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। इस बीच उधर झारखंड में आज मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया गया है। हेमंत सोरेन ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार भी किया, और उन्होंने वहां अपनी जो उनकी जो पार्टी है, उनकी जो सरकार है, उसको बहुमत है ये भी साबित कर दिया पटल पे, यानी कि बहुमत साबित कर दिया। और यहां से हेमंत सोरेन की भी उनका भी एक नया चैप्टर शुरू होता है, एक नई कहानी शुरू होती है। और चाहे वो झारखंड, इसलिए झारखंड इंपॉर्टेंट है यहां पे दोस्तों, क्योंकि झारखंड में इस बार चुनाव है, इसी साल चुनाव है, और चुनाव हरियाणा में भी है, और चुनाव जो है वो महाराष्ट्र में भी है, जम्मू कश्मीर में भी है। कई बार हम लोग चर्चा करते हैं, लेकिन क्या यहां से जो राजनीति है उसमें आपको घमासान दिखाई देता है? कई सारे घमासान की बात हम यहां कर चुके हैं। आइए उसको और आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, पहले उन सबके बीच चलते हैं और चर्चा को पहले आगे बढ़ाते हैं, उनके बीच समझेंगे कि सियासत में नया घमासान क्या है। देखिए, इस वक्त 6 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। शकील अख्तर जी जुड़े हुए हैं, सुनील शुक्ला जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, हमारे साथ डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप सबका स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़
जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। शकील जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं और राहुल गांधी की यात्रा से ही, जो आज पूर्वोत्तर की यात्रा पे निकले, वो असम से लेकर मणिपुर तक की उनकी यात्रा, उसी पर चर्चा से की शुरुआत करते हैं। मणिपुर के राहुल गांधी के की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये आपने अभी सुन ली, और उसके अलावा अनुसुईया उइके, वहां के राज्यपाल से मुलाकात उनकी होती है। क्या कुछ और खबर है वहां से, ये जरा बताइए। और कल अब राहुल गांधी रायबरेली पहुंचने वाले हैं और पूरे दिन भर, यानी पूरा दिन रहेंगे वो, 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक रायबरेली में रहेंगे और वहां के अपने लोगों से, मतदाताओं से, वहां की जनता से मुलाकात करेंगे राहुल गांधी। ये मैसेज आया है और वही हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जरा ये बताइए कि राहुल गांधी की राजनीति और कितना घमासान मचा रही है इस देश में। देखिए राजीव जी, राजनीति का इस्तेमाल जो मेन स्ट्रीम मीडिया है या भाजपा वाले हैं, इस तरह कर रहे हैं जैसे राजनीति कोई बहुत गंदी चीज हो, और राहुल गांधी राजनीति करते हैं और मोदी जी कोई सत्संग करते हैं। अरे अगर ये राजनीति है जो राहुल गांधी कर रहे हैं कि हाथरस गए, मणिपुर तीसरी बार गए, लोको पायलट के बीच गए, राजमिस्त्रियों के बीच गए, लगातार भाग रहे हैं, तो ऐसी राजनीति सबको करना चाहिए। अगर आप ये राजनीति नहीं करते हैं, जनता के बीच नहीं जानते हैं और रूस जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, तो ये आप अपना खुद का छवि बनाने की कोशिश करते हैं। देश की जनता को इस वक्त प्रधानमंत्री की जरूरत है। राहुल गांधी ने जो मणिपुर में कहा, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री से अनुरोध करता हूं कि वो विजिट करें। लीडर अपोजिशन जो है तीसरी बार वहां पहुंचे हैं, एलओपी बन के पहली बार, उससे पहले 2 बार कांग्रेस नेता के तौर पे, और प्रधानमंत्री एक बार भी वहां नहीं गए। राहुल गांधी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही, हालांकि वो बहुत अच्छी बात नहीं है। राहुल खुद कह रहा है कि मैं ये नहीं चाहता था कि ये कहूं कि तीसरी यात्रा के दौरान में जो ये सोच के आया था कि बहुत इंप्रूवमेंट हो चुका होगा, तो वो इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। जाहिर है 1 साल से ज्यादा हो गया, मणिपुर जल रहा है, लोग शरणार्थी शिविरों में हैं, अब उन्हें घर वापस लौट जाना चाहिए था, मगर स्थिति वहीं के वहीं है और ज्यादा बिगड़ती चली जा रही। और प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं राज्यसभा में, लोकसभा में तो बोले नहीं। राहुल ने वहां भी सवाल उठाया था, एलओपी ने, लीडर ऑपोजिशन ने, और जो सदन के नेता है प्रधानमंत्री, उन्होंने वहां जवाब दिया, मगर मणिपुर की बात नहीं करी जी। लेकिन दबाव इतना ज्यादा था राहुल गांधी का कि राज्यसभा में उन्हें बोलना पड़ा। तो वहां वो क्या बोलते हैं, कितनी एफआईआर हुई, कितनी गिरफ्तारियां हुई, इसका क्या मतलब हुआ? ये तो गवर्नर और वहां के जो डीजी या पुलिस वाले या कोई भी बता सकता है। प्रधानमंत्री को यह बताना था कि मैं जैसे ही संसद का सत्र खत्म होगा वहां जाऊंगा, मैं वहां के हालत का जायजा लूंगा, मैं वहां के लोगों को सांत्वना दूंगा, मैं वहां मैसेज दूंगा कि शांति जल्दी से जल्दी स्थापित की जाएगी और शांति के लिए मैं ये करूंगा। वो तो कोई बात ही नहीं है, उल्टा आरोप ये लगा रहे हैं और लगवाए जा रहे हैं कि ये राजनीति है। अरे अगर ये राजनीति है तो इसमें बुराई क्या है? राहुल को वहां नहीं जाना चाहिए था। अगर राहुल भी वहां नहीं जाते, पहली बार जो गए थे, तो किसी को मालूम भी नहीं पड़ता कि मणिपुर में हालत इतनी खराब है। राहुल के जाने के बाद ही दुनिया को मालूम पड़ा कि मणिपुर में हालत इतनी खराब है कि राहुल को वहां कहा गया कि आप अगर कुकी कैंप में जा रहे हैं तो मेतेई को साथ मत रखिए, और मेतेई से मिलने जा रहे हैं तो कुकी को साथ मत रखिए। राहुल ने खुद कहा कि इन स्थितियों में मैंने वहां का दौरा किया कि एक समुदाय के लोगों को साथ लेकर मैं दूसरे समुदाय के पास नहीं जा सकता था। देखिए राजीव जी, पूरी दुनिया में जो जन विरोधी शक्तियां हैं वो कमजोर हो रही हैं जी। भारत से इसकी शुरुआत हुई, उसके बाद आपने देखा इंग्लैंड में कंजर्वेटिव जो है 14 साल बाद हारे, 400 पार लेबर पार्टी गई, और वहां के कंजर्वेटिव मतलब दक्षिणपंथी, जो हमारे यहां जिसको भाजपा कहा जाता है। ईरान में वहां सुधारवादियों की जीत हुई, वहां पे
जो कंजर्वेटिव थे, कट्टरपंथी थे, वो राष्ट्रपति का चुनाव हारे। फ्रांस में वहां पे जो है प्रगतिशील ताकतें आ रही हैं। भारत में क्या हुआ कि 303 थे, 240 पे आ गए। तो ये सब इसलिए हो रहा है कि जितने भी दक्षिणपंथी होते हैं वो जनता की राजनीति नहीं करते, वो सेठों की राजनीति करते हैं, वो झूठे नारों की राजनीति करते हैं, एक झूठा नैरेटिव करते हैं। और जो जनता के पास जाता है, जनता से मिलता है, जनता की बात करता है, उसको वो कहते हैं कि राजनीति कर रहे हैं। अरे अग्निवीर की बात करना, उनके दुख दर्द को उठाना, ये राजनीति है। 14 अग्निवीर आज तक मर चुके हैं, 14 अग्निवीर, और किसी को अलग कंपनसेट दिया, किसी को अलग, किसी की अंत्येष्टि अलग प्रकार से हुई, किसी के अलग। राहुल यही तो कहते हैं कि इसमें एकरूपता क्यों नहीं है? जो रेगुलर सैनिक है और जो अग्निवीर है उनमें अंतर क्यों, और अग्निवीरों में अंतर क्यों? तो इसलिए राहुल जो कर रहे हैं वो देश में एक नया मैसेज दे रहा है। राहुल लगातार ये काम कर रहे हैं, चुनाव के दौरान भागते रहे, अभी फिर जा रहे हैं, रायबरेली जा रहे हैं। तो राहुल की जो ये राजनीति है या राहुल का जो ये काम है वो जनता के बीच का काम है। और मीडिया कुछ भी कहे, बीजेपी कुछ भी कहे, राहुल पर इन सब चीजों का कोई असर नहीं पड़ता है। राहुल वो सारे काम करते रहते हैं, और राहुल इसलिए करते हैं कि इससे जनता को राहत मिलती है। आप देखिए अग्निवीरों का मामला हुआ तो अभी जो राजस्थान का अग्निवीर था उसको कंपनसेट मिला, कुछ मात्रा में मिल रहा है, कुछ मात्रा में सरकार सचेत हो रही है, कुछ मात्रा में जनता सचेत हो रही है। तो ये एक लंबा प्रोसेस है जिसको राहुल लगातार कर रहे हैं, और हमारे ख्याल में ये प्रोसेस जो है यही मोदी जी को और बीजेपी को परेशान करता है। वो चाहते हैं कि जैसे नाम लेते हैं, मायावती जी हैं, घर बैठ गई अपने, अभी जाके तमिलनाडु में उन्होंने खाली एक दिखाने की कोशिश करी क्योंकि यूपी में सब कुछ हार चुकी थी। तो इस तरह नेता बन जाएं कि जहां हम चाहें वहां जाएं। तमिलनाडु में एक ऐसी सरकार है जो मोदी विरोधी है, तो वहां पहुंच गई। खुद हाथरस में जहां दलित लड़की को बलात्कार के बाद उसकी लाश तक नहीं दी थी उसके घर वालों को, और पुलिस ने रातों रात जला दिया था, वहां मायावती जी नहीं आई थी। यूपी में कितनी घटनाएं हुई दलित अत्याचार की, मायावती एक जगह भी नहीं गई, वो तमिलनाडु जा रही है। लेकिन ये जो अंतर्विरोध है ये बीजेपी को और उनकी सरकार को सूट करते हैं, और राहुल कहीं जाते हैं तो सूट नहीं करते। और आप देखिए राहुल जाके कहीं उन पे उस तरह का हमला नहीं करते, वो संवेदना की बात करते हैं, विनती कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्रधानमंत्री से, वहां जाके कह रहे हैं मैं राजनीति करने नहीं आया, मैं तो प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आए यहां पे। तो ये राहुल का जो काम है वो जनता को अच्छा लग रहा है, और मोदी जी का जो काम है वही उनको 303 से 240 पे ले आया है। और अभी आप जो जिक्र कर रहे थे कि 3 राज्यों में 4 राज्यों में चुनाव होने वाला है, तो वहां देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि आगे क्या होता है। इस बीच राहुल गांधी लगातार सड़कों पे हैं, इसलिए राहुल गांधी की चर्चा, और उसमें भी मणिपुर में अगर राहुल गांधी हैं तो इसकी चर्चा खूब होनी भी चाहिए, होती भी है। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, कैसे आप देखते हैं राहुल गांधी की मणिपुर यात्रा, असम यात्रा, और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा? ठीक है, प्रधानमंत्री हैं और दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों से द्विपक्षीय हो या और भी कोई समिट हो, उसमें मुलाकात उनकी होनी है, जाना है उनको, सब कुछ सही है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन यहां सियासी घमासान के मायने जो हैं वो यही हैं कि देश में लगी है आग और आप बाहर जा रहे हैं दूसरे देश जाकर और कोशिश करेंगे कि पानी लाकर बुझाएं, तब तो आग तो यहां स्वाहा कर चुकी होगी, पूरा का पूरा मामला जो है वो साफ हो चुका होगा, खत्म हो चुका होगा। और इसीलिए यहां पर, क्योंकि बरसात का समय है, मणिपुर में जो लोग अभी पिछले साल भर से ज्यादा का वक्त गुजर गया, 3 मई 2023 को मणिपुर की घटना का आगाज हुआ था। आगाज वर्ड भी यहां सूटेबल नहीं है, जो मैं कह रहा हूं वो सूटेबल नहीं है, वो अच्छे शब्दों अच्छे किसी चीज के लिए किया जाता है, लेकिन ये बहुत वहां से एक जो मणिपुर के ऊपर जो काला साया कहें वो मंडरा रहा था, वो उसका विस्फोट हुआ।
और उसके बाद आप देखिए कि अभी तक प्रधानमंत्री नहीं गए। राहुल गांधी ने वहीं से अपनी यात्रा की शुरुआत की, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की, और उसके बाद आज तीसरी बार राहुल गांधी पहुंचे हैं। बरसात का समय है, बारिश, और वैसे में कैंप में रहना, घर द्वार से बाहर, इसलिए यहां यह जरूरत है जानने की, और इसको क्या माना जाए, यह सियासत है या इस देश की जरूरत है ये? डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी। राजीव जी, जो बात प्रधानमंत्री को करनी चाहिए थी, जो काम प्रधानमंत्री को करने चाहिए थे, वो काम लीडर ऑफ अपोजिशन कर रहे हैं। जहां प्रधानमंत्री को जाकर कोई संदेश देना था, कोई निर्णय लेना था, आदेश देने थे, व्यवस्था को बनाए रखना था, वो काम उन्होंने नहीं किया। प्रधानमंत्री को विदेश यात्रा करनी पड़ती है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन 1.25 साल में उन्हें मौका नहीं मिला कि मणिपुर चले जाते। 1.25 साल, 3 मई से लेके अब तक कभी तो चले जाते, एक दिन के लिए चले जाते। और साल में 365 दिन राहुल गांधी के लिए भी हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी है, तो वे कोई समय निकालते और चले जाते। कोई जरूरी नहीं था कि वो रात को अपने घर में बैठ के क्रिकेट का मैच देखते। मणिपुर ज्यादा जरूरी था, लेकिन वो नहीं गए, क्योंकि प्रधानमंत्री की प्राथमिकताएं अलग है और प्रधानमंत्री की राजनीति, प्रधानमंत्री जो राजनीति करते हैं वो केवल सत्ता और कुर्सी तक सीमित है। उस राजनीति का राजनीति से, नीति से कोई लेना देना नहीं है। तो ये बात अब आम लोग देख रहे हैं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी, इस देश की एक पार्टी जो ये कहती है कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, वो कैसे काम कर रही। और एक थोड़ा व्यत्यय होगा, रुकावट होगी राजीव जी, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में तो आज एक बहुत ही जबरदस्त वारदात हुई। वारदात कहूंगा मैं इसे, क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के एक विधायक को बीजेपी सरकार ने शपथ दिलवा दी और वो कैबिनेट मंत्री बने। ये कभी सुना है कि सरकार बीजेपी की और विधायक कांग्रेस का, लेकिन कांग्रेस के विधायक को शपथ दिलवा दी गई। और क्यों दिलवा दी? क्योंकि बीजेपी को ये सूट करता है उसकी राजनीति में। हम देखते हैं कि पिछले मध्य प्रदेश में 10 साल में 3 ऐसी वारदातें हुई जहां राजनीति शर्मसार हुई। भिंड में 2014 में कांग्रेस ने भगीरथ प्रसाद को टिकट दिया था, अगले दिन भगीरथ प्रसाद को बीजेपी ने टिकट दिया और बीजेपी ने उन्हें घोषित किया और वो सांसद बन गए जी। इंदौर में अक्षय बम को टिकट दिया गया था, एन मौके पर उन्होंने नाम वापसी के अंतिम घड़ी में उन्होंने नाम वापस ले लिया। और आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस के एक विधायक को सरकार में ले लिया गया। इसका मतलब यह है कि बीजेपी को यह लगता है कि हमें सरकार बनाए रखना है, सरकार में बनाने के लिए हमें जो भी चाहिए, जो भी जोड़ तोड़ करनी चाहिए वो कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश में तो 230 सदस्यों के सदन में 163 विधायक हैं बीजेपी के पास, यानी जरूरत नहीं थी, किसी भी मामले में जरूरत नहीं थी। लेकिन नैतिकता की तमाम मर्यादाएं अब भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर दी और नैतिकता बची नहीं। तो प्रधानमंत्री अगर नैतिक बलशाली होते, उनकी नैतिकता होती, तो वे मणिपुर जाते। और क्यों वे अब जाते? वे तो 3 मई, 4 मई, 5 मई को ही चले जाते पिछले वर्ष जब वारदात हुई, 15 दिन बाद चले जाते। पर ऐसा तो नहीं कि उनके लिए वहां पर सारे हवाई अड्डे बंद है, प्रधानमंत्री यहां नहीं आ सकते, ऐसा तो कोई कानून नहीं है देश में, न किसी ने कहा है प्रधानमंत्री का जहां चाहे चले जाए। तो राजनीति में बीजेपी जिस तरीके के पासे फेंक रही है, वो पासे कहां लेके जाएंगे हमारे देश की राजनीति को, ये बहुत चिंता की बात है। राहुल गांधी की ने जो बातें की, एक बड़ी जोरदार बात मुझे लगी कि राहुल गांधी ने अब बीजेपी को बीजेपी की पिच पर ही घेर लिया, जो हर बार देखिए। अब गुजरात में अगर राहुल गांधी कहते हैं कि हम यहां बीजेपी को हराएंगे, और बीजेपी को 2017 में हरा चुके थे, लगभग 99 सीटें बीजेपी को, कांग्रेस को बीजेपी की सरकार के खिलाफ आई थी और अगली बार बन सकती थी सरकार। लेकिन जिस तरह से सत्ता का दुरुपयोग किया गया गुजरात में, अगली बार विधानसभा में बीजेपी की सरकार बनी, साम दाम दंड भेद से। तो राजनीति के जो मायने बीजेपी समझ रही है, वो राजनीति सर्वजन हिताय नहीं है, वो कुछ लोगों के ही हित में है। जबकि बातें बीजेपी करती कि हम सर्वजन हिताय है,
तो ये जो तरीके बीजेपी ने अपना रखे हैं और प्रधानमंत्री उसकी अगुवाई करते हैं, गंभीर बात है और हमें किसी और गंभीर मुकाम पे ले जाएगी जहां हमारे लिए वापसी का रास्ता कठिन होगा। राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल। जरा प्रशांत टंडन जी आपके पास आना चाहता हूं, और बहुत गंभीर चर्चा भी हम कर रहे हैं, सियासत में नया घमासान, और उस घमासान को यहां जरा सामने लाने की कोशिश हम कर रहे हैं। राहुल गांधी लगातार सड़क पे हैं और जब से संसद की कार्यवाही खत्म हुई है और 22 तारीख से फिर से शुरू होगी, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी कोई भी ऐसा दिन नहीं है जिस दिन वो दिल्ली में टिकते हुए नजर आ रहे हैं। वो लगातार लोगों के बीच हैं और यहां से थोड़ा सा उस मैसेज को समझने की कोशिश हम करें। जो आने वाले चुनावों में, जो 4 राज्यों के चुनाव हैं, उससे पहले अभी उपचुनाव भी हैं, उन चुनावों के लिए क्या तैयारियां हैं? क्या ये कोई पैगाम है इंडिया गठबंधन की तरफ से? क्या राहुल गांधी ने वो कमान संभाल ली है? कुछ तो होगा। मणिपुर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मणिपुर जाते हैं राहुल गांधी, असम जाते हैं राहुल गांधी, सोची समझी रणनीति के तहत ही होगा। क्या कुछ दिखाई देता है यहां पे प्रशांत टंडन जी? राजीव जी, पहली बात तो ये कि कल 9 तारीख है, 9 जून, सरकार को, मोदी सरकार को शपथ लिए 1 महीना हो जाएगा और इस 1 महीने में आप देखिए कि सरकार काम करती हुई नहीं दिखाई दे रही है। और अगर आप आंकड़ों की बात करें तो जो प्राइवेट स्पेंडिंग है, यानी जो पूंजीपतियों द्वारा जो खर्च किया जाता है योजनाओं पे, अपने इन्वेस्टमेंट, वो 20 इस क्वार्टर में हुआ है, 20 साल का। यानी पिछले साल जो लगभग 8 लाख करोड़ रुपए खर्च हुआ था, उसमें 12 लाख करोड़ मेटेरियलाइज हुआ। इस क्वार्टर में कुल 44,000 करोड़ रुपए ही खर्च हुआ है। तो इसका मतलब है कि जो उद्योगपति है, जो इंडस्ट्री है, प्राइवेट सेक्टर है, वो अब इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है, क्योंकि मोदी सरकार की पॉलिसी पैरालिसिस है। नीतियों में कोई भी कहीं हलचल नहीं है और वो ये मान के चल रहा है प्राइवेट इन्वेस्टर कि ये ट्रांजिशन पीरियड है पॉलिटिक्स का, और इसलिए वो संक्रमण काल है इस राजनीति का, और इसलिए वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है। बहुत सारे और कारण हो सकते हैं, लेकिन मुख्य कारण ये कि मोदी सरकार अगर काम करती हुई दिखाई देती तो शायद प्राइवेट स्पेंडिंग भी होती। पब्लिक स्पेंडिंग भी बहुत कम है। लगभग सारी योजनाएं, यानी अगर आप देखेगा कि 900 से ऊपर सरकारी योजनाएं चलती हैं, अधिकांश योजनाओं में फंड्स की कमी है। तमाम राज्य त्राही कर रहे हैं कि मनरेगा का पैसा तक वहां नहीं पहुंचता। बंगाल का केस हम लोग जानते हैं। तो ये जो विदेश यात्राएं हो रही, उनका कोई मतलब नहीं। सरकार के 2 प्रमुख काम है कि देश का प्रबंधन जो है वो ठीक हो। प्रबंधन कैसे हो रहा है? रोज एक पुल बह रहा है, और अभी तो शुरुआत है मानसून की, रोज एक पुल बह रहा है, रोज पेपर लीक हो रहे हैं। अभी शकील जी बता रहे थे कि कितने अग्निवीर जो है वो उनकी मौत हो चुकी है, जिनका कॉम्पनसेशन नहीं मिला है, अधिकांश का। अभी राहुल गांधी ने कुछ शोर मचाया तो अब उन लोगों के परिवारों को फोन जा रहे हैं, लेकिन जो पैसा मिल रहा है वो इंश्योरेंस वाला ही पैसा है। तो किसी भी फ्रंट में सरकार काम करती हुई नहीं दिखाई दी। लॉ एंड ऑर्डर को देखिए तो जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं बढ़ गई हैं। दमनकारी काम शुरू हो चुका है। महुआ मोहित्रा पे FIR हो गई। किस लिए हो गई कि साहब उन्होंने ट्वीट कर दिया कि जो NCW की चेयरपर्सन है, उन्होंने छाता अपना क्यों नहीं पकड़ा। उन्होंने थोड़ा मजाकिया ट्वीट कर दिया कि छाता कर्मचारियों से पकड़वाया, इसलिए उनके ऊपर FIR हो गई। दिल्ली पुलिस के पास कितना टाइम है?
पत्रकारों के ऊपर FIR हो क्योंकि उन्होंने लिंचिंग का मामला उठाया। पत्रकार अगर पत्रकारिता नहीं करेगा तो क्या करेगा? कहीं अगर मॉब लिंचिंग हो रही है, हत्याएं हो रही हैं, पत्रकार अगर उस पर पत्रकारिता नहीं करेगा तो उसके ऊपर FIR हो जाएगी। बने रहिए, परिचर्चा अभी जारी है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आगे सुनते हैं इस परिचर्चा। 2 पत्रकारों पर FIR हो गई। तो सरकार का दमनकारी काम जो है वो चालू है। सरकार की नीतिगत काम जो है ठहराव है। एक भी आप देखिए कि अगर मैं किसी से पूछूं कि 5 ऐसे काम क्या है जो नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि तीसरे टर्म में वो करेंगे, तो कोई गिना नहीं पाएगा जी। एक मौका था उनके पास राष्ट्रपति के अभिभाषण में। राष्ट्रपति का अभिभाषण कैबिनेट लिखता है और उसमें सरकार की योजनाएं होती, सरकार की नीतिगत घोषणाएं होती हैं। वो घोषणाएं क्या थी? पिछले 10 साल का अचीवमेंट की कहानी थी और बाकी कुछ पॉलिटिकल था। नरेंद्र मोदी जी ने उसके जवाब में क्या किया? धन्यवाद प्रस्ताव में राहुल गांधी पे केंद्रित रखा दोनों सदनों में भाषण। एक जो मौका था कि आप सरकार को के काम गिनाएंगे कि हमारा एजेंडा ये अगले 5 साल का, तो उन्होंने गिनाया नहीं। वो राहुल गांधी पे ही उन्होंने समय निकाल दिया, राज्यसभा में भी लोकसभा में भी। जी। उसके बाद आप देखिए कि मणिपुर पे भी आ रहा हूं, लेकिन सरकार का जो काम है, एक भी अगर राष्ट्र के प्रेस कॉन्फ्रेंस आप नहीं करते, आपको डर लगता है, कोई बात नहीं, आप राष्ट्र के नाम संदेश करते कि हम तीसरी बार चुनकर आए हैं, हमारी अपनी मेजॉरिटी नहीं है, समर्थन के साथ सरकार है, लेकिन हमारी बातचीत है, हमारा एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, हम ये चीज करेंगे। इतने टारगेटेड कि एम्प्लॉयमेंट ये करेंगे, पेपर लीक की समस्या का ये करेंगे, नेचुरल कैलेमिटीज का ये करेंगे, किसानों का ये करेंगे, MSP का। तो किसी भी फ्रंट में आप देखिए कि सरकार काम करती हुई नहीं दिखाई दे रही। अभी बजट आएगा, बड़े बड़े आपके पास चंद्रबाबू नायडू 15 फाइलें दे गए, वो आपको करना पड़ेगा। फिजिकल डेफिसिट का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत खराब है, 6% का एवरेज है। फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट कहता है 3% के अंदर आपको करना है। तो कहाँ से आप इस इकोनॉमी को रिवाइव करेंगे? कहाँ से आप विदेशी निवेश और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे? आप वॉर रुकवाने का वीडियो आप बनाएंगे, वहां जाके आप बात कर रहे हैं, वो सब ठीक है, प्रोपेगेंडा, लेकिन जो काम है वो नहीं दिखाई दे रहा है। और इसका रिफ्लेक्शन ये हो रहा है कि इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। मणिपुर की समस्या, तीसरी बार राहुल गांधी के प्रधानमंत्री क्यों नहीं जाएंगे? प्रधानमंत्री, इस देश के प्रधानमंत्री हैं। 120 लोग राजीव जी मर गए हाथरस में स्टैम्पीड पे, प्रधानमंत्री का एक ट्वीट नहीं आया। वो खिलाड़ियों के साथ, किसी को मेडल मिले, किसी का बर्थडे हो तो उस पर वो ट्वीट करते हैं। 120 लोगों के मौत पर शोक संवेदना नहीं उन्होंने की। जी। दूसरे मुल्कों में और हमारे देश में भी राजीव जी हुआ है कि ऐसी घटनाओं पे प्रधानमंत्री दूरदर्शन पर आकर राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं। पूरा देश उस दुख में शामिल होता है। इतने असंवेदनशील व्यक्ति कि यहाँ लोग मर रहे हैं, पुल बह रहे हैं, स्टैम्पीड पे लोग मर गए, वो आपसे नहीं हो रहा है। मणिपुर 1.25 साल से ऊपर हो गया, हिंसा अभी जारी है। चुनाव आप दोनों सीटें वहां से हार के जनता ने संदेश दिया। कुकी बाहुल सीट भी हार गए और मैतेई बाहुल सीट भी हार गया जी। दोनों आपके साथ नहीं है। अब आवश्यकता क्या है कि रिलीफ कैंप में जो लोग हैं उनका दुख दर्द जो है दूर हो। बहुत बुरी स्थितियों में है, क्योंकि मैं जो फैक्ट फाइंडिंग टीम वहाँ गई थी उनसे ही मेरी बात हुई थी, उनके इंटरव्यूज लिए थे। रिलीफ कैंप की हालत बहुत खराब है। वहाँ मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिलती हैं, वहाँ पे खाने को ठीक से नहीं है, और अभी विंटर्स आएंगे तो जाड़ा बढ़ेगा, उसके लिए उनके पास साधन नहीं है। अब जरूरत क्या है मणिपुर में कि कुकी और मैतेई के बीच में मीडिएशन हो, कोई मध्यस्थता करे, समाज में मेल मिलाप कराए लोगों से। ये कोई क्या अनंत काल तक चलता रहेगा इस तरीके की दुश्मनियां? ये काम
अब पॉलिटिकल पार्टीज को करना है। राहुल गांधी उसके लिए उपयुक्त कैंडिडेट हैं कि जिनको दोनों कम्युनिटीज का विश्वास प्राप्त है। अब वहां पे 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं। सरकार को चाहिए कि विपक्ष के साथ मिलकर, राहुल गांधी के साथ मिलकर एक ऐसी योजना बनाए कि मध्यस्थता हो। वहां परमानेंट शांति बंदूक के साए पे नहीं होगी, परमानेंट पीस वहां पे मध्यस्थता से होगी। मध्यस्थता की कोई पहल नहीं दिखाई दे रही सरकार की तरफ से। बिल्कुल। तो इसलिए 1 महीना आप देखिए कि 1 महीना सरकार चली ही नहीं। विदेश यात्राएं आप करते रहे, कोई मतलब की, कोई बेमतलब की, लेकिन जैसे इटली चले गए तो G7 में कोई मतलब नहीं था। उस ग्रुप फोटोग्राफ में आपको आना नहीं था क्योंकि आप G7 की मेंबर नहीं है। बिल्कुल। तो क्या आप पीछे खड़े होने गए थे वहां पे? कोई बायलैटरल आपने किया, उसकी कोई घोषणा की कि हाँ भाई कोई बायलैटरल आपने कर दिया, उसमें बड़े एग्रीमेंट करा दिए, वो भी नहीं हुआ। तो सरकार की तरफ से मोदी जी गंभीरता नहीं दिखाई दे रही है और लगता है कि उनको खुद भी शायद यह है कि दोबारा चुनाव पर जाना है जल्दी, तो इसलिए वो बहुत गंभीर भी दिखाई नहीं दे रहे। राजीव जी, कम से कम चुनाव की तैयारियों में ही लग जाएं, क्योंकि उसके बाद आनंद फानन में 150 सभाएं करेंगे, गला बैठ जाएगा। अभी से सभाएं करना शुरू कर दें, क्योंकि चुनाव में तो जाना ही है, ये तय मानिए। इसलिए भी, लेकिन एक बहुत गंभीर बात आप यहां कह रहे थे, और मैं मणिपुर को चूंकि वहां जाकर और रह के आया हूं, कैंप्स, जिन कैंप्स में अभी राहुल गांधी गए थे उन कैंप्स में गया हूं, जहां ये राहत शिविर जिसको कहते हैं वहां गया हूं, देखा हूं, इसलिए भी बहुत ये गंभीर है। और सुनील शुक्ला जी, इसकी गंभीरता इतनी है, आप देखिए एक राज्य में, छोटा सा राज्य है और 2 समुदाय, खासकर कुकी और मैतेई समुदाय के लोग जो हैं थोड़ा सा वो बीजेपी के तरफ झुकाव वाले नजर आते हैं, ये साफ है, सरकार के पक्षधर नजर आते हैं। कुकी समुदाय एक अलग है, दोनों आदिवासी समुदाय हैं। मैतेई समुदाय जो है वो राजधानी इंफाल के आसपास ज्यादा है, सब कुछ है। लेकिन आप जब मणिपुर में जाएंगे, ट्रेवल करेंगे, तो चाहे दिन हो या रात हो, एरिया से, मैतेई एरिया से बाहर निकलेंगे, कुकी एरिया में प्रवेश करेंगे, तो वहां कुकीज जो हैं वो मैतेई लोगों की पहचान करने की कोशिश बसों में करेंगे। आप जिस भी गाड़ी में जा रहे हैं, कार में जा रहे हैं तो कार में करेंगे। और ऐसे ही अगर कुकी से निकल के मैतेई में आते हैं तो फिर वहां मैतेई करते हैं। यानी जानी दुश्मन वाली हालत बन गई है। और यहां ये जो जानी दुश्मन वाली स्थिति है, कई सारे ऐसे चेक पोस्ट हैं जो बीएसएफ के हवाले हैं या स्थानीय पुलिस के हवाले हैं, उनको किनारे रख के वहां के लोगों ने ही उस चेक पोस्ट को अपने हवाले कर रखा है। यह इसी राज्य में चल रहा है, इसी देश के इस राज्य में चल रहा है। और क्या यह नरेंद्र मोदी को पता नहीं है? जिसको हम देख रहे हैं, जिसको मैं यहां बता रहा हूं, जिसको राहुल गांधी बता रहे हैं जाकर, क्या नरेंद्र मोदी या उनकी पार्टी या उनकी सरकार को पता नहीं है? बिल्कुल पता होगी यह बात। लेकिन उसके बाद भी आप छोड़े हुए ऐसे हैं, क्योंकि ये जान से मारने के लिए एक दूसरे को, बिल्कुल जान लेने के लिए उतारू हैं। और ये एक दिन से नहीं हो रहा है, साल भर से ज्यादा का वक्त गुजर गया। 3 तारीख को पहली हिंसा की घटना घटती है, 3 मई 2023 को। लेकिन यह घटना पहले से, यह कॉन्फ्लिक्ट पहले से है। इसको दूर करने का काम किसका है सुनील जी? यह काम तो सरकार का है ना। आप दोनों सीटें गंवा देते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको चिंता नहीं है मणिपुर की। आप किस अहंकार में हैं, किस घमंड में हैं आप? यह बात, यह सवाल तो पूछा जाएगा। भाई आप प्रधानमंत्री हैं, आपको इस देश के हर कोने कोने की चिंता होनी चाहिए। आप क्यों नहीं चिंतित हैं कि मणिपुर में जो घटना घट रही है, राहुल गांधी आखिर तीसरी बार क्यों गए? वो क्या नेतागिरी करने के लिए गए हैं? क्या राहुल गांधी वहां राजनीति करने गए हैं? या राहुल गांधी इन बातों को समझते हैं? आखिर क्यों उस कॉन्फ्लिक्ट के बीच भी वहां से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत होती है? इस बात को क्या सरकार नहीं समझ रही होगी? इसलिए यहां पर यह बहुत गंभीर विषय है, जिस तरफ इशारा जिसको उठाया अभी प्रशांत टंडन जी ने, इस बात को थोड़ा आगे बढ़ाइए और यहां से सियासत की उस तस्वीर को जरा दिखाइए सुनील शुक्ला जी, जहां से देश में मध्यावधि की तरफ बढ़ता हुआ यह देश दिखाई देता है आने वाले समय में। यह बात नरेंद्र मोदी को, भले वो जनता को टेकन फॉर ग्रांटेड समझें, लेकिन 400 पार वाले 200 पार पे ले जाकर टिका दिए हैं, यह भी तो समझिए सुनील शुक्ला जी।
धन्यवाद राजीव जी। जिस घटनाक्रम का आप उल्लेख कर रहे हैं कि मैतेई इलाके से जाइए तो बाहर निकलिए तो कुकी खोजते हैं, और कुकियों के इलाके से मैतेई इलाके में जाइए तो मैतेई आपकी पहचान करने की कोशिश करते हैं, ये स्थितियां क्यों बन गई? ये स्थितियां तो इसीलिए है कि दोनों समुदायों में असुरक्षा का भाव है। दोनों समुदायों में यह बात घर कर गई है कि सरकार उनको सुरक्षा देने में विफल है। दोनों समुदाय के लोग ये मानने लगे हैं कि जो राज्य सरकार वहां पे है वह राज्य सरकार पक्षपात कर रही है, एक वर्ग विशेष के साथ है, और वहां के लोगों ने इसकी मांग भी की है, इन्होंने आरोप भी लगाया है, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से कोई हलचल नहीं हुई। अगर जब आप ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, आपको लगता है कि गवर्नेंस के मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, तो इसी तरह के आचरण दिखाई पड़ते हैं राजनीतिक दलों की ओर से। उनको लगता है कि शासन प्रशासन की बात कोई नहीं करेगा, जो ध्रुवीकरण की राजनीति है, जो राष्ट्रवाद की राजनीति है, चाहे मुद्दों पर, लोगों के भावनात्मक मुद्दों पर राजनीति करने का तौर तरीका है, उससे काम चल जाएगा। लेकिन कई बार चल भी जाता है, लेकिन हमेशा नहीं चलता। मणिपुर की स्थिति हो गई है कि लोगों के जीवन का सवाल हो गया है। अपने ही राज्य में, अपने ही देश में पिछले 1 साल से अगर कोई समुदाय, बड़ी संख्या में समुदाय राहत शिविरों में हो, राहत शिविर क्या होते हैं? किसी एक तरह का अस्थायी व्यवस्था, उसमें कुछ चीजें हैं, कुछ चीजें नहीं है, पीने का पानी कम है या नियंत्रित है, खाने पीने की व्यवस्थाएं कम है, बच्चों के खेलने कूदने की स्थितियां नहीं है, मतलब बहुत अच्छी स्थितियां नहीं होती, तो किसी तरह से आप जाकर के रह लीजिए, ये रहने का इंतजाम कर लिया गया, और सरकार आज तक नहीं गई। राहुल गांधी के ऊपर आप राजनीति करने का आरोप कैसे लगा सकते हैं? मणिपुर 2 लोकसभा सीटों वाला राज्य है। वहां कोई, अगर आप इसकी राजनीति करने की बात करेंगे तो कोई भी राजनेता ऐसे इलाकों में जाना चाहेगा जहां बड़ी संख्या में सीटें हैं, जहां उसको राजनीतिक लाभ मिल सकता है। मणिपुर में वही राजनेता जाने का साहस करेगा, वही जाने के लिए सोच सकता है जिसको अपनी संवेदनाएं इन लोगों से जोड़नी है। उस संवेदना के स्तर पर पीड़ित लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, उसको लगता है कि यह जो घटनाक्रम चल रहा है वो उचित नहीं है। अपने देश में ही लोग विस्थापितों की तरह से जीवन यापन करें, ऐसी संवेदना युक्त राजनेता ही मणिपुर जैसे राज्य में जाएगा। उसको सीटों की संख्या की चिंता नहीं है, उसको इस बात की चिंता नहीं है कि वह इस राज्य से उसको मिल किया जाएगा। कई मैतेई और कुकी देश के अन्य राज्यों में तो है नहीं, एक इलाके तक सीमित है। वहां बस वो केवल भारत की जनता है, वो इस देश के नागरिक है। चिंता का विषय होना चाहिए कि जब यह सरकार सत्ता में आई, उस समय 2014 के पहले तक उत्तर पूर्व के सभी राज्यों में जो हिंसा की गतिविधियां थी, अलगाववादी गतिविधियां थी, लगभग समाप्त हो चुकी थी। अलगाववादी गुटों से सरकार ने समझौता करके वहां शांति बहाली किया था। दोनों समुदायों जो आपसी संघर्ष की स्थितियां थी, उन समुदायों में एक विश्वास की स्थिति बनी थी और सभी लोग मिलजुल के रह रहे थे। इस सरकार के आने के बाद मणिपुर में जो घटनाक्रम बना, यह चिंता का विषय है, और सरकार अभी भी चेतने के लिए तैयार नहीं है। जो लोग राहुल गांधी पर राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं, राहुल गांधी अगर वहां नहीं जाएंगे तो, और आप जाएंगे नहीं, राहुल गांधी जाएंगे नहीं, तो क्या करेंगे आप? देश उस इलाके के लोगों को सही छोड़ देंगे? सरकार जाएगी नहीं, विपक्ष का नेता जाएगा तो उसको आप जाने नहीं देंगे, उसको कहेंगे कि वो राजनीति कर रहा है, तो आखिर उन लोगों से संवाद कौन कायम करेगा? जी। दोनों समुदायों के बीच में आपसी सौहार्द कौन कायम करेगा? कैसे इसकी शुरुआत की जाएगी? अगर दोनों समुदाय आपस में बात करने के लिए तैयार नहीं है, एक हिंसात्मक वातावरण वहां बना हुआ है, लोग सुरक्षा के भाव में जी रहे हैं, अपनी सुरक्षा करने के लिए खुद तत्पर है कि कानून हाथ लेने के लिए तैयार है वो, तो इस हालात को समाप्त करने की पहल कौन करेगा? जो काम सरकार का है, जो जिम्मेदारी सरकार की है, अगर सरकार उस जिम्मेदारी को निर्वाह नहीं कर रही है, निश्चित रूप से जो विपक्षी दल होगा उसके प्रति सरकार को जागरूक करने का प्रयास करेगा। यह संदेश देने की कोशिश करेगा कि जो हालात एक राज्य बने हुए हैं वो उचित नहीं है। राहुल गांधी जैसा नेता जो अपने आप को संवेदना के स्तर पर जीता, लोगों से एक आदमी का घटनाक्रम, एक व्यक्ति को लेकर के जो द्रवित हो जाए, और देख कर लगता है, ऐसा नहीं है कि अगर आप अभी हाथरस के जो फोटोग्राफ्स आए हैं उसको आप देखिए, कहीं से नहीं लगता कि आप
फोटो के लिए राहुल गांधी वहां बैठे हुए, या मणिपुर में जिन राहत शिविरों में बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लोगों से संवाद करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, आप उसी को देखिए। अगर आपको देश में, देश के नागरिकों में एक सुरक्षा का भाव पैदा करना है तो आपको इसी संवेदना के स्तर पर जीना होता है। लोग अपने राष्ट्र नायकों को क्यों याद करते हैं? कि वो उनमें वो संवेदनाएं दिखती हैं, और हमेशा से राजनीति करने वाले लोगों से यह उम्मीद की जाती है। एक राजनीतिक दल के रूप में भी तो भारतीय जनता पार्टी का दायित्व था। भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ दल है, लेकिन एक राजनीतिक दल भी तो है। लोगों में चेतना का भाव जागृत करना, सुरक्षा का भाव जागृत करना, अपने अंदर पनप रही सुरक्षा के भाव को समाप्त करना, यह भी तो राजनीतिक दलों का काम है। कम से कम कांग्रेस या अन्य दल ये करते तो दिखाई पड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी तो भी नहीं कर रही है। विदेश यात्राएं को आप खारिज नहीं कर सकते, विदेश यात्राएं होती। अगर रूस और भारत अपने द्विपक्षीय संबंधों की एक वर्षगांठ मना रहा है, उसे प्रधानमंत्री जाते हैं, हम और आप इनकार नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन प्राथमिकताएं तय करनी होती है। अगर हमारे किसी भी राष्ट्र नेता को, किसी भी संवैधानिक पदाधिकारी को समय विशेष के दौरान अपने देश में रहने की आवश्यकता है तो विदेश यात्राएं टाल देता है जी। आपको ऑस्ट्रेलिया में तो कोई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो नहीं रहा कि उस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में आपको जाना है। द्विपक्षीय संवाद के लिए आप जा रहे हैं, या एक रिकॉर्ड बनाने के लिए जा रहे हैं कि 40 साल के बाद वहां कोई भारतीय प्रधानमंत्री जा रहा है। अगर कोई भारतीय प्रधानमंत्री नहीं गया तो नुकसान क्या हो गया उससे? क्या उस देश के साथ व्यापार खराब हो गए, पीपुल टू पीपुल कॉन्टेक्ट खत्म हो गए, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नहीं है, अंतरराष्ट्रीय जगत में दोनों देशों के बीच कोई तालमेल नहीं है, तो कौन सी चीज ऐसी हो गई कि अगर एक प्रधानमंत्री वहां नहीं गया, कोई भारत का प्रधानमंत्री नहीं गया, तो उससे दोनों द्विपक्षीय संबंधों पर असर पड़ गया? ऐसा तो कुछ नहीं है। और केवल आप बताने के लिए, एक रिकॉर्ड सुनाने के लिए कि साहब 40 साल के बाद, 41 साल के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री गया, इसकी जरूरत क्या है? आप अगर आपके देश में इस समय आवश्यकता है, आपकी मौजूदगी की जरूरत है, एक पहल की आवश्यकता है आपके स्तर पर कि जिससे किसी राज्य के, देश के किसी राज्य में शांति बहाली हो सकती है, लोगों में सुरक्षा का भाव आ सकता है, तो पहली प्राथमिकता है। और हमेशा आप चुनाव के वोट में रहेंगे तो आप रह सकते हैं, किसी भी राजनीतिक नेता को रहने का अधिकार है ये, लेकिन उससे हासिल कुछ नहीं होता लोग। और ऐसा नहीं है कि मणिपुर की घटना का असर केवल मणिपुर में होगा, देश के अन्य राज्यों में भी होगा कि सरकार इस तरह के संघर्ष की स्थितियों में कितनी गंभीर है जी। इन संघर्ष के हालात को समाप्त करने के लिए कितना प्रयासरत है, उसके पास किसान की प्राथमिकता कितनी है, व्यापार की प्राथमिकता कितनी है, आर्थिक जगत की प्राथमिकताएं कितनी है। एक व्यापक संदेश जाता है इससे। मध्यावधि चुनाव हो चाहे कोई चुनाव हो, सवाल इस बात का है कि सरकार क्या करती हुई दिख रही है, और हालात आप सबके सामने हैं। किसानों की क्या स्थिति है, देश की अर्थव्यवस्था। मगर अगर इस देश का सामान्य नागरिक अपनी आय का ज्यादा हिस्सा गैर खान पान की चीजों पर खर्च करता हो, आप सोच सकते हैं कि क्या स्थिति बनती जा रही है, किस तरह के दबाव में लोग जी रहे हैं। उपभोक्ता वस्तुओं की खपत घटती चली जा रही हो, लोगों में घरेलू संचय की क्षमता खत्म होती चली जा रही हो, बचत की क्षमता खत्म होती जा रही हो, वह हमेशा चिंतित रहता हो कि शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए उसको कितने रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं, इसका कोई अंदाजा नहीं है। किस तरह का समाज बना रहा है। और निश्चित रूप से सरकार की नीतियां, सरकार के कार्यक्रम, सरकार की योजनाएं ही उसको राजनीतिक लाभ या राजनीतिक नुकसान पहुंचाती है। भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी पर भले ही राजनीति करने का आरोप लगा रही हो, लेकिन राजनीति का एक बहुत ही खराब पहलू खुद प्रस्तुत कर रही हो। एक संवैधानिक पद पर बैठे मोदी, इसलिए बहुत लोग उम्मीद करते हैं। लोग कहा जाता है आपके हम और आप उनके लोकप्रियता से इनकार नहीं कर सकते, लेकिन वो लोकप्रियता किस काम की, जब वो आप संवाद ही नहीं काम करने के लिए तैयार है, बातें करने के लिए तैयार नहीं है। अगर आप उस राज्य विशेष के लोगों से कोई पहल करने के लिए तैयार नहीं है। निश्चित रूप से आज के समय में जब एक बहुत संघर्ष की स्थिति बनी हुई है देश के एक राज्य में, और बड़ी संख्या में छात्र और युवा आंदोलित हैं, सड़कों पर हैं, वो नीट की परीक्षा को लेकर के, ऐसे में प्रधानमंत्री के द्वारा देश में रह करके इस वर्ग से संवाद कायम करना, उनको आश्वस्त करना और उनमें सुरक्षा का भाव जागृत करना, ये पहली प्राथमिकता होनी चाहिए थी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। देश के
देश में संवाद स्थापित करें युवाओं का। अभी आज ही नीट पर, अब आज से ही, आज 8 तारीख है और आज से जो कोर्ट्स हैं और खासकर सुप्रीम कोर्ट एक समर वेकेशन के बाद आज से काम करना शुरू कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट में आज सीजेआई की अध्यक्षता में नीट पर सुनवाई हुई है और अब सीबीआई से जवाब मांगा गया है। समय लगेगा, 1 सप्ताह का समय दिया गया है, लेकिन बहुत कुछ अब कोर्ट से भी आना है, उसका भी इंतजार कीजिए। अरविंद केजरीवाल का केस और बाकी बहुत सारे केसेस पे अभी सुनवाई होनी है, ईवीएम का मामला भी है, बहुत कुछ। अब चूंकि कोर्ट अब आज से पूर्ण रूपेण काम करना शुरू कर चुका है तो उधर भी है और कल 9 तारीख है और अभी प्रशांत टंडन जी बता भी रहे थे कि 1 महीने पूरे हो जाएंगे कल 9 तारीख को नरेंद्र मोदी को ओथ लिए हुए प्रधानमंत्री बने हुए। 1 महीने में नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ किया, उनकी पार्टी के 100 दिन के जो अगला 100 दिन क्या कुछ करना है उसके बारे में तो बहुत ढिंढोरा पीटते थे चुनाव के वक्त, लेकिन चुनाव के बाद ये 30 दिनों में क्या कुछ हुआ है पहले उसकी रूपरेखा या उसका पूरा का पूरा विवरण दे दें और उसके बाद आगे क्या कुछ होने जा रहा है बाकी दिनों में, 60-70 दिनों में, वो भी सामने आए तो समझ में आए कि हाँ देश किसी दिशा में जा रहा है। लेकिन यहां पर देश में युवा हों, बेरोजगार हों या ऐसे, क्योंकि जो चाहे बाढ़ के कारण न परेशान हो, चाहे वो मणिपुर की घटना के कारण परेशान हो या हाथरस की घटना से परेशानी हुई हो या चाहे परेशानी उधर गुजरात में हुई हो, इन सब परेशानियों की सुध कौन लेगा, सवाल तो पूछा जाएगा। डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, जरा आपके पास आना चाहता हूं, क्या हमारे देश की जनता बिल्कुल कुछ भी हो जाए, राहुल गांधी ने हिंदू समाज के बारे में क्या कहा, बीजेपी के बारे में क्या कहा, कि बिल्कुल राहुल गांधी के खिलाफ ये बताने लगे कि जो हो रहा है, जो आपने कहा है वही हूं हम, वही हैं हम, हिंसक है तो हिंसक हैं, वो बताने लगे। तो ये जो चीजें चल रही हैं, जरा इसका विश्लेषण जरूरी है, यहां से आगे की तस्वीर दिखाई देती है, इसलिए भी पूछ रहा हूं कि बहुत घटनाएं, राहुल गांधी ने बहुत कुछ क्रिएट कर दिया पिछले सप्ताह भर में। जब से संसद की कार्रवाई, उनका पहला भाषण आया है, उसके बाद से आप देखिए राहुल गांधी सेंट्रिक चर्चा क्यों हो रही है। तमाम बड़े मैगजीन्स में देखिए राहुल गांधी से उनके कवर पेज पे छाए हुए हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। तीसरी बार तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, नरेंद्र मोदी को कवर पेज पे छाना चाहिए था। चर्चा राहुल गांधी की क्यों हो रही है, कई अखबारों में राहुल गांधी के ऊपर आर्टिकल्स क्यों लिखे जा रहे हैं, मैगजीन्स क्यों राहुल गांधी को कवर पेजेस दे रहे हैं। यह बात क्या समझ में आ रही होगी नरेंद्र मोदी को, या नरेंद्र मोदी वही जो अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि यहां की जनता टेकन फॉर ग्रांटेड, जो भी होगा वोट तो देके ही हमें ही मिलना है और ना मिले लेकिन सरकार हम ही बनाएंगे, यह माना जाए। राजू जी, जो आप कह रहे हैं कि लोग अब क्या टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, तो आप देखिए कि लोकसभा में जिस समय ये बात हुई थी और जब उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने कहा था कि हिंदुत्व में या जो हिंदू है उसमें हिंसा का कोई स्थान नहीं है और उसको तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश क्या की, उन्होंने उसको पेश कर ही दिया था और एक तरह से वो जनता को उकसा भी रहे थे प्रधानमंत्री मोदी के, कि उन्होंने कहा कि देश इस बात को नोट करे, देखे, लेकिन देखिए वो बहुत ज्यादा चल नहीं पाया। उसका कारण यह था कि वो जो गुस्सा जो लोगों को दिला रहे थे वो एक तो फैब्रिकेटेड था, वो बहुत ज्यादा चला नहीं, 1-2 जगह पर कुछ हुआ। उसके बाद जो गुजरात में जो बात हुई, गुजरात में जो कार्यालय पे तोड़फोड़ हुई वगैरह सब जो कांड हुआ, वहां के भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दल वगैरह के लोगों ने जो पत्थरबाजी वगैरह की, जैसा आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी भी लगा रहे हैं, उससे उसकी बात की यह पुष्टि हुई कि आप लोगों को हिंसक बना रहे हैं, आप हिंदुओं को हिंसक बना रहे हैं, नहीं बना रहे हो एक अलग बात है, लेकिन आप अपने कार्यकर्ताओं को हिंसा के काम में लगा रहे हैं, ये बात तो बड़ी साफ हो गई। लेकिन बहुत जल्दी वो समय आ गया कि अगर राहुल गांधी का भी हिंसा में कोई ऐसा विश्वास होता तो वो क्या मणिपुर जाते तीसरी बार। अभी आप देखिए जिस समय ये सारा मामला जब हो रहा था, ये आज फिर से राहुल गांधी ने कहा कि मोदी को यहां पे आना चाहिए। राहुल गांधी ने बात कोई पहली बार नहीं की, लोकसभा में भी कही। उसके अलावा जिस समय पिछले साल 2023 में जब ये मामला हुआ था, तो जून के महीने में वहां की जो राज्यपाल है जिनसे आज मिले हैं राहुल गांधी, अनुसुईया उइके, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के इस 10 साल में पहला कोई ऐसा राज्यपाल होगा
जिसने अपनी ही सरकार के खिलाफ या उस पर टिप्पणी करती हुई कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। पिछले साल उन्होंने कहा था कि हिंसा का ऐसा जो इतना बड़ा तांडव है मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा और इसको हिंसा को रोका जाना चाहिए। ये अनुसुईया उइके का बयान था, जो इसी सरकार के द्वारा नियुक्त जो है वो राज्यपाल है। दूसरी बात, मार्च में राजीव जी आपको याद होगा कि मणिपुर मार्शल आर्ट का MMA ऐसा कुछ संगठन है जिसमें वहां के चुंगरेंग नाम के एक खिलाड़ी ने, चुंगरेंग कोरियन मणिपुर का खिलाड़ी है, उसने वो चैंपियनशिप जीती थी और उसने जब मेडल लिया था, मेडल के साथ रोते रोते उसने कहा था कि मोदी जी एक बार तो आप मणिपुर आ जाइए, आप देखिए यहाँ की हालत क्या है, यहाँ ये हाल हो गया है कि बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, यहाँ पर बिजली नहीं है। उस व्यक्ति को मेडल मिलने की खुशी बिल्कुल नहीं थी और उस व्यक्ति ने लगभग 5-7 मिनट तक जो बोला था वो पूरा का पूरा वीडियो वायरल हुआ है और उस चुंगरेंग कोरियन ने भी बार बार ये कहा कि मोदी जी को एक बार यहाँ पर जरूर आना चाहिए। उसके बाद इसका भी कोई असर नहीं हुआ। हम कई बार चर्चा कर रहे हैं कि मोदी जी को जाना चाहिए और मोदी जो है वो मणिपुर का मोदी नहीं बोलते, ये तो एक तरह से जुमला ही बन गया है आज की राजनीति में। उन्होंने राज्यसभा में भी जो बात कही थी, राज्यसभा में उन्होंने जो बात कही कि वहां पर काफी कुछ ठीक है और उसके अलावा राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब देते हुए वहां पर उन्होंने बात कही थी, मणिपुर की बहुत ही संक्षिप्त सा उल्लेख किया था। लेकिन वहां के जो केशव मेघचंद जो है, वहां के मणिपुर के जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी बताया कि ऐसी स्थिति जो बता रहे हैं मोदी जी कि वहां स्थिति बहुत अच्छी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूं कि मोदी जी मणिपुर की स्थिति के बारे में बार बार एक्सपोज हो रहे हैं। आपको याद होगा कि जिस समय इस चुनाव के समय बहुत सारे अखबारों को और टीवी चैनल्स को मोदी जी साक्षात्कार दे रहे थे। दक्षिण के एक किसी अखबार को भी उन्होंने साक्षात्कार में ये कहा कि मणिपुर की जो घटना है उस मामले को मेरी सरकार ने बहुत ही संवेदनशील तरीके से हैंडल किया। अगर इस समझदारी से नहीं किया होता तो मणिपुर की हालत जो है और भी खराब होती। कुल जमा बात यह है कि मणिपुर में आज मोदी जी जाने की स्थिति में नहीं है। अब जो कहा जा रहा है कि क्या राहुल गांधी वहां राजनीतिक फायदा उठाने जा रहे हैं, तो राजनीतिक फायदा किस चीज का उठाएंगे? 2 सीटें जीत चुके हैं और विधानसभा का जो चुनाव है वो तो 2027 में होने जा रहा है, तो राजनीतिक फायदा तत्काल उन्हें यहां पर लेने की जरूरत ही क्या है? कौन सा राजनीतिक फायदा है? लेकिन अगर हाथरस गए हैं तो हाथरस में क्या वो राजनीतिक फायदा उठाने गए हैं? ये एक तरह से बात हो जाती है कि आप जब जाते हैं तो आप बड़े जनहित के काम के लिए जाते हैं, लेकिन अपोजिशन का जो लीडर जाता है तो आप उसको राजनीति करार देते हैं। यही वो बात है जिसके बारे में मोदी जी कहते हैं कि अपोजिशन को सकारात्मक होना चाहिए। सकारात्मक होने का मतलब मोदी जी के लिए है कि आप ऐसे कोई सवाल मत उठाइए, आप हाथरस मत जाइए, आप महिला पहलवानों की बात मत उठाइए, आप मणिपुर मत जाइए। यही उनके लिए विपक्ष की सकारात्मक भूमिका हो सकती है। तो इस प्रकार से तो हो नहीं सकता, संभव ही नहीं है। और दूसरी बात, राहुल गांधी अब तक जिस पोजीशन में थे और आज जो पद संभाल रहे हैं वो अपोजिशन के लीडर हैं। जहां जहां पर गैप होगा, जहां जहां पर सरकार की चूक होगी, खामी होगी, वहां पर निश्चित रूप से वो जाएंगे। और निश्चित रूप से इस समय जो सबसे ज्यादा यही परेशानी है, ठीक है रूस उनको जाना है, ऐसी कोई बात नहीं, तमाम प्रधानमंत्री जाते हैं, राष्ट्राध्यक्ष जाते हैं, सभी जगह जाते हैं, लेकिन वो बाहर भी अगर जाते हैं अपने देश के राजीव जी, तो वो ये आभास जरूर देते हैं कि देश के अंदर होने वाली हर घटना के साथ मैं कनेक्ट हूं, मैं बात कर सकता हूं, मुझे जानकारी है। लेकिन जिस प्रकार से डिटेच होके जाते हैं मोदी जी, एक प्रकार से जैसी भारत की सीमा को पार करते हैं उसके बाद लगता है कि उनका देश के साथ पूरा का पूरा संबंध ही टूट जाता है। उन्हें ना असम के बाढ़ की चिंता है, ना उन्हें मणिपुर की चिंता है। अगर वो यहां रहते तो आप क्या सोचते कि वो हाथरस में जाते या वो कहां मणिपुर जाते? बिल्कुल नहीं। देखिए उनके रहते रहते हाथरस का भी कांड हुआ, हाथरस के बारे में उन्होंने क्या प्रतिक्रिया की? ऐसी कोई भी उन्होंने बात नहीं कही है। तो आप ये मान के चलिए कि बेहद असंवेदनशील और बहुत ही एक तरह से तमाम ज्वलंत मुद्दे जो होते हैं उनकी उपेक्षा करने वाले प्रधानमंत्री के तहत ये भारत इस समय जी रहा है। इतना और समय इसके मतलब इस प्रकार की घटनाएं हम आने वाले समय में भी देखेंगे। अब मुझे नहीं लगता कि मोदी भी इस प्रकार से कोई कार्रवाई करेंगे या कोई प्रतिक्रिया देंगे। तो राहुल गांधी जो कर रहे हैं, राहुल गांधी गैप भर रहे हैं, एक तरह से मोदी जी का ही काम वो कर रहे हैं। कायदे से तो मोदी जी को उनका शुक्रगुजार होना चाहिए कि आप वहां जमीनी हकीकत को देख रहे हैं, लाइए रिपोर्ट, हम उसको देखते हैं कि क्या किया जा सकता है। हालांकि मैं ये बहुत दूर की सोच रहा हूं, ऐसा कुछ होना जाना नहीं है मोदी जी के रहते। मोदी जी की अपनी एक अलग दुनिया है। जब वो भारत में आते हैं
उनके सामने केवल कांग्रेस है, नेहरू खानदान है जिसको उनको पूछना है, और विदेश जाते हैं तो उनको विश्व गुरु बनना है। राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, विदेश में क्या बनेंगे क्या नहीं वो तो बाद की बात है, लेकिन नरेंद्र मोदी चाहे मणिपुर हो या हाथरस हो, ऐसी बहुत सारी घटनाएं जिस पर ट्वीट तक नहीं करते हैं, ये दुखद है। संदेश खाली जाते हैं क्योंकि चुनाव से पहले इस घटना को एक्सपोज किया जाता है। जो कुछ संदेश खाली में हुआ और जो कुछ वहां से बाद में समझ में आया, बाद में बहुत सारी चीजें जो हैं वो सामने आई, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन संदेश खाली जाते हैं, मणिपुर नहीं जाते हैं। महिलाओं को लेकर, और महिलाएं पहलवान जो हैं वो बैठती हैं यहां थोड़ी सी दूरी पे संसद भवन से, 500 मीटर की दूरी है, 700 रख लीजिए, 1 किलोमीटर रख लीजिए ज्यादा से ज्यादा, हालांकि इतना भी नहीं है, लेकिन उनकी सुध लेने की चिंता नहीं रहती है। तो ये सब कुछ एक्सपोज्ड है, यहां कुछ बताने की जरूरत नहीं है, और इस पर कितनी चर्चा की जाए वो सारी बातें शायद अगर कहें तो समय की बर्बादी होगी, ये कह सकते हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी, जल्दी से आपके पास आना चाहता हूं, फिर शकील अख्तर जी के पास एक बार फिर से आऊंगा। अमलेंदु जी, लेकिन इन सब के बीच अब राहुल गांधी 13 और 14 तारीख को महाराष्ट्र जाने वाले हैं, और महाराष्ट्र का जिक्र जब आता है तो परेशानी नरेंद्र मोदी की भी, उनकी पार्टी की भी, और छीनी हुई जो उनकी सरकार है सबकी बढ़ जाती है। और अब यहां से जो सियासत है, जो राजनीति है, उसमें नया घमासान जरूर देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र से लेकर दूसरे जो राज्य हैं, 2 राज्य और जहां पे चुनाव, 3 राज्य और जहां चुनाव होना है, लेकिन महाराष्ट्र क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्यों यहां से एक्सपोज होते हुए नरेंद्र मोदी या उनकी पार्टी या उनकी सियासत यहां नजर आती है? राजीव जी, महाराष्ट्र असल में बहुत ज्यादा अब हॉट केक बन गया है, और राहुल गांधी पहुंचेंगे तो उसके बाद और भी ज्यादा वो हॉट केक बन जाएगा। भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रही है, और परेशान इसलिए नजर आ रही है राजीव जी की जिस तरीके से वहां शिवसेना को तोड़ा गया, जिस तरीके से वहां एनसीपी को तोड़ा गया, और फिर तोड़फोड़ की जो सरकार बनाई गई, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने सोचा यह था कि शिवसेना और एनसीपी खत्म हो जाएंगे, यानी उद्धव ठाकरे और शरद पवार खत्म हो जाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी की बल्ले बल्ले हो जाएगी, और फिर जो तोड़ के लाए जाएंगे शिंदे या जो अजीत पवार लाए गए हैं, इनको भी निपटा दिया जाएगा। लेकिन हो इसका उल्टा रहा है राजीव जी, जिनको तोड़ के लाए थे वो भी अब भारतीय जनता पार्टी के सिरदर्द बन जा रहे हैं, और जिनको तोड़ा गया था वो जो है वो सीना चौड़ा करके खड़े हुए हैं। यानी कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार जो है वो सीना चौड़ा करके खड़े हुए हैं, और अजीत पवार और एकनाथ शिंदे जो भारतीय जनता पार्टी का गला पकड़ के लटक गए। तो भारतीय जनता पार्टी के सामने दिक्कत ये है कि अपना गला छुड़ाए किस तरीके से। पहले तो इनसे, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार से, उसके पूरे प्रयास किए जा रहे हैं कि इनसे किसी तरीके से गला छूटे। गला छूटता भी तब भी कोई फायदा होने वाला नहीं है। अब कुल मिलाकर के बीजेपी के सामने स्थिति ये है कि जिस तरीके से तो लोकसभा में जबरदस्त तरीके से हार हुई है, ये संदेश साफ गया महाराष्ट्र की तरफ से कि महाराष्ट्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के जो क्रियाकलाप थे उनको अच्छी नजरों से नहीं देखा, और भारतीय जनता पार्टी को एक तरीके से दंडित किया कि आपने जिस तरीके से तोड़फोड़ की वहां शिवसेना में और एनसीपी में, उसका दंड भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र की जनता ने दिया। और ये अब दंड जो आधा दंड अभी मिला है वो दंड पूरा होगा जब महाराष्ट्र के चुनाव आएंगे विधानसभा के, उसमें जब भारतीय जनता पार्टी को दंडित करेगी जनता, तब पूरा दंड जो है वो पूरा होगा। तो भारतीय जनता पार्टी अभी से बेचैन इसलिए है और ताजा ये खौफ में है कि महाराष्ट्र की जनता वहां क्या दंड देने जा रही है, इसको लेकर के है। एक तरफ छुटकारा भी चाहते हैं एकनाथ शिंदे और अजीत पवार से, और दूसरी तरफ अगर ये सोचते हैं कि अगर इनसे छुटकारा पाने की हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं तो अभी तो हमारे दुश्मन जो है वो तैयार खड़े हुए इंडिया गठबंधन के रूप में, ये 2 शत्रु और तैयार हो जाएंगे फिर। तो अब भारतीय जनता पार्टी ये तय ही नहीं कर पा रही है कि उसको इनके साथ किस तरीके से जाना है या इनसे अपना पीछा छुड़ाना है। देवेंद्र फडणवीस का जो कल बयान था राजीव जी कि पार्टी मतलब जो अंदर के लोग हैं, मतलब मायावती के लोग हैं, वो एक दूसरे के खिलाफ जो बातें ना करें, जो इनका आया था मीडिया में कि इससे गलत संदेश जाता है, तो ये कहने को मजबूरी देवेंद्र फडणवीस को क्यों होना पड़ रहा है? जाहिर सी बात है कि वो देवेंद्र फडणवीस भी अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, और अभी से जिम्मेदारियां जो ये इसके लिए शुरू हो गई है कि हार जब होगी विधानसभा चुनाव में, जो किसके ऊपर जिम्मेदारी डाली जाएगी उसकी भूमिका जो है वो तीनों पार्टियां कर रही है, यानी एकनाथ शिंदे की शिवसेना, अजीत पवार की एनसीपी और भारतीय जनता पार्टी, ये तीनों इस बात की तैयारी कर रहे हैं कि जब हारेंगे विधानसभा के चुनाव में तो हार का ठीकरा किसके सिर फोड़ा जाना है। तो ये एक दूसरे के ऊपर हार का ठीकरा फोड़ने जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं।
लेकिन शायद हो सकता है देवेंद्र फडणवीस ये चाहते हो कि हार का ठीकरा फूटे, तो ये ना हो कि किसी एक के ऊपर आए तो कुछ बचाने की अभी से कोशिश कर रहे हो, या ये संदेश देना चाहते हो कि हम अभी जो है हारे नहीं है और चुनाव में जा रहे हैं और हम मजबूती के साथ खड़े हो, ये संदेश देना चाहते हो कि हारने से पहले ही हार ना मान ली जाए, जनता में ये संदेश न चला जाए कि ये चुनाव लड़ने से पहले ही हार गए। तो ये जो संदेश जा रहा है महाराष्ट्र से, इसको लेकर के बीजेपी परेशान है। तो इसलिए घमासान राजनीति जो है वो राहुल गांधी जब पहुंचेंगे तो और बढ़ेगा, क्योंकि राहुल गांधी जो महायुति के अंदर फ्रैक्शंस हैं उनको जाकर के और चौड़ा करके आएंगे और इंडिया गठबंधन की मजबूती को और साबित करके आएंगे कि इंडिया गठबंधन किस तरीके से मजबूत है और महाराष्ट्र के चुनाव में इंडिया गठबंधन एकजुट होकर के चुनाव में जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी की यही परेशानी है और घमासान जो बचा हुआ है सियासत में, खासतौर से महाराष्ट्र की सियासत में, उसके पीछे राजनीति मुझको यही कारण नजर आता है। जी शकील जी, इंडिया गठबंधन की बात हो रही है और चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन जब बना तो कहा गया कि ये लोकसभा चुनाव के लिए है, लेकिन अब वो धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि महाराष्ट्र में पहले से गठबंधन है, बिहार में पहले से गठबंधन है और झारखंड में पहले से गठबंधन है। क्या आपको लगता है कि अभी भी इंडिया गठबंधन के तहत ही सब कुछ हो रहा है? आने वाले समय में ये गठबंधन और मजबूत होगा? क्योंकि दो नेता बहुत मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं, आप बेहतर और बताएंगे। और सदन के अंदर बात करते हुए नजर आए राहुल गांधी कि इंडिया गठबंधन गुजरात में हराने जा रहा है, और दूसरी तरफ आप देखिए तो इधर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन का जिक्र बार बार करते हैं। तो क्या ये जो गठबंधन है अब आगे की रणनीतियों के साथ साथ आगे की सियासत में एक साथ नजर आता हुआ दिखाई देता है? क्या यहां से अगर ये साथ रहते तो मुश्किलें बढ़ेंगी, साफ दिखाई देता है, लेकिन क्या मतलब नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी की मुश्किलें, क्या यहां इंटैक्ट नजर आता है इंडिया गठबंधन, या लोकसभा चुनाव बीता और अब अपने राह जहां गठबंधन है पहले से वो गठबंधन साथ साथ चल रहा है? क्या कुछ है, जरा चूंकि आप नजदीक से देखते हैं इसलिए भी। देखिए राजीव जी, ये जो सफलता है ये इस एकता के कारण ही है और इसको इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल समझ रहे हैं। अगर ये इंडिया गठबंधन नहीं बनता तो आज जो स्थिति आई है, नरेंद्र मोदी 240 पे रुक गए हैं, क्या यह संभव था? मुश्किल है। तो इस बात को सारे के सारे इंडिया गठबंधन के जितने भी घटक हैं, जितने भी नेता हैं, सब जानते हैं कि अगर हम एक रहेंगे तो अभी आने वाले जो राज्यों के चुनाव हैं उसमें हम बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, और अच्छा ही नहीं बल्कि हरियाणा तो लगभग जीता हुआ माना जा रहा है, महाराष्ट्र की भी यही स्थिति है, लगभग जीती हुई मानी जा रही है। जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाने से अभी भी केंद्र सरकार यानी कि भाजपा हिचक रही है, अभी भी उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि वो करवाए। 4 सितंबर सुप्रीम कोर्ट की डेट है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इससे पहले चुनाव करवाए, लेकिन उसके लिए वो रोज नए बहाने गढ़ रही है कि अभी स्थितियां ठीक नहीं है, अभी जो है आतंकवाद की स्थिति ऐसी है, अभी ये अटैक हो गया। तो अभी भी जो है बीजेपी चुनाव लड़ने के लिए या चुनाव करवाने के लिए वहां तैयार नहीं है, क्योंकि मोदी जी ये मानते थे कि मेरे पास ये पहला मौका है या आखिरी भी कह सकते हैं जब मैं जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार बना लूं। लेकिन जम्मू जहां से उन्हें उम्मीद थी और जहां उन्होंने सीटें बढ़वा ली नए परिसीमन के बाद, वहां पे भी बीजेपी के खिलाफ स्थितियां हैं। अभी जो 2 सीटों पे चुनाव हुआ था जम्मू में, कांग्रेस हारी जरूर मगर लाख के करीब वोटों से ही। ऐसा नहीं है कि बहुत बुरी तरह हारी हो, बहुत अच्छा मुकाबला किया वहां कांग्रेस ने। और कश्मीर के अंदर तो सबको मालूम है कि बीजेपी चुनाव लड़ने की हिम्मत ही नहीं दिखा पाई। 3 सीटों पे बीजेपी ने कोई उम्मीदवार खड़े नहीं किए। तो इसलिए जिस इंडिया गठबंधन की बात है वो इंडिया गठबंधन अभी एकता है उसमें और मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। देखिए कश्मीर में एक स्थिति ऐसी आई थी कि महबूबा को और नेशनल कॉन्फ्रेंस को आपस में लड़ना पड़ा अनंतनाग सीट में, लेकिन उससे इंडिया गठबंधन कमजोर नहीं हुआ। आपने यूपी की बात करी है तो यूपी में तो सबसे अच्छे रिजल्ट दिए हैं और ये गठबंधन के कारण ही है। अखिलेश यादव इसको अच्छी तरह समझते हैं। सबसे बड़ा दल यूपी में आज जो है लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव का है। सपा जीत के आई है 37 सीटें, 37।
तो अखिलेश यादव के लिए इससे बड़ी बात और क्या होगी। तो अखिलेश यादव वहां पे उसको मजबूत करेंगे। और जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, जहां आपने बताया कि राहुल गांधी जा रहे हैं, तो महाराष्ट्र इस बार जो है, जो बीजेपी ने वहां तोड़फोड़ की है, शिंदे के शिवसेना में तोड़फोड़ की, शरद पवार में तोड़फोड़ की, तो इसका जो है वहां के लोगों में बड़ा खराब असर है। आज भी वहां पे सबसे बड़े नेता के रूप में उद्धव ठाकरे हैं और उद्धव ठाकरे के प्रति वहां के लोगों में एक सहानुभूति भी है। तो अब जो महाराष्ट्र में चुनाव होने जा रहा है, वो निश्चित ही रूप से बीजेपी के लिए, या शिवसेना जो टूट के उनके साथ जुड़ी थी, या शरद पवार का एक गुट जो साथ में जुड़ा था, उनके लिए कोई बहुत अच्छी खबर लेके नहीं आएगा। अब देखिए स्थिति आज क्या बन गई है कि राहुल का उपहास उड़ाने से अब बीजेपी को या मोदी जी को कोई फायदा होने नहीं जा रहा है। लोकसभा में एक आखिरी कोशिश उन्होंने और करी, वहां पे राहुल का मजाक उड़ाने की कोशिश करी उन्होंने, राज्यसभा में कहा बाल बुद्धि, लेकिन उससे राहुल पर अब असर होता नहीं है। अब तो स्थिति यह बन गई है कि आपको राहुल का मुकाबला करना पड़ेगा। सिर्फ मजाक उड़ा के, उपहास उड़ा के, उन्हें पप्पू साबित करने की कोशिश करके अब मोदी जी को कोई फायदा होने वाला नहीं है। राहुल एक मजबूत नेता के तौर पे अब एस्टेब्लिश हो गए हैं और वो नेता ऐसा है जो लगातार काम कर रहा है, लगातार हर जगह जा रहा है। ऐसे में मोदी जी उसका मजाक उड़ा के उसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए अब जो है राहुल का मुकाबला आपको आमने सामने करना पड़ेगा, हरियाणा में करना पड़ेगा, महाराष्ट्र में करना पड़ेगा, जम्मू कश्मीर में करना पड़ेगा, हर चुनाव में करना पड़ेगा जी। और यह स्थिति मोदी जी को अब शायद रास नहीं आएगी। पहले तो कहते थे मोदी जी के सामने कौन, अब मोदी जी यही कहेंगे कि मेरे सामने कोई और लाओ भाई। ये राहुल जो है इससे मुकाबला करना अब आसान नहीं है। जी राजीव जी, बने रहिए, परिचर्चा अभी जारी है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आगे सुनते हैं इस परिचर्चा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। राहुल से मुकाबला करना अब आसान नजर नहीं आता है। जरा जल्दी से डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास आना चाहता हूं। और महाराष्ट्र का जिक्र यहाँ पे हम कर रहे थे अभी, थोड़ा आपसे भी समझो, महाराष्ट्र को बहुत नजदीक से आप भी जानते हैं। क्या महाराष्ट्र आने वाले समय में एक झटका दे सकता है केंद्र को भी? राजीव जी, निश्चित रूप से महाराष्ट्र इस बार जिस तरह की महाराष्ट्र की जो राजनीति जिस दिशा में जा रही है, उसमें कांग्रेस सभी से आगे निकलने वाली। आप पाएंगे कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ जो सहयोगी दल है, चाहे शिवसेना हो, उद्धव ठाकरे वाली हो, या शरद पवार वाली एनसीपी हो, कांग्रेस उन सबसे आगे निकलने वाली। और इस बात को सारे दल समझ रहे हैं। ये बात सब जानते हैं कि अगर लोकसभा में कांग्रेस 99 सीटें जीती तो वो तब जीती है जब कांग्रेस ने बहुत बलिदान किया है, बड़े भाई का त्याग किया है। जहां जहां कांग्रेस को लड़ना था वो सीटें उन्होंने दूसरों को दे दी, वरना कांग्रेस की सीटें और कहीं ज्यादा होती। तो ये बात सब जानते हैं। दूसरी बात, जिस तरह से राहुल गांधी की सक्रियता और प्रियंका गांधी की सक्रियता नजर आ रही है, उसमें अब सत्तारूढ़ पार्टी के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। अब वो ये नहीं कहते कि राहुल गांधी जो है वो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, क्योंकि अब तो वो घबरा गए कि ये फुल टाइम पॉलिटिशियन हो गए तब हम क्या करेंगे, हमारे लिए स्पेस कहां बचेगा जी। और आज ही मैं देख रहा हूं कि राहुल गांधी जो कहते हैं उसे मेन स्ट्रीम मीडिया जिसे कहा जाता है, वे चैनल भी दिखा रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी समझ में आ गया कि राहुल गांधी को अब वे नजरअंदाज करेंगे तो उनकी टीआरपी गिर जाएगी, उनका सर्कुलेशन गिर जाएगा अखबारों का। इसलिए उनकी भी मजबूरी है कि वे राहुल गांधी की बातें छापें, राहुल गांधी के बयान दें, क्योंकि कब हाल बदल जाए किसी को कोई कह नहीं सकता। अंदाज आप लगा लीजिए कि अगर मुकेश अंबानी राहुल गांधी और सोनिया जी के घर जाते हैं कि मेरे बेटे की शादी है, कार्ड पधारिए, इसका मतलब है कि माहौल बदल रहा है और अखबार वालों को भी लगता है और अंबानी के चैनल वालों को भी लगता है कि माहौल बदल रहा है, वरना हमारे सेठ राहुल जी के यहां नहीं जाते। तो बात तो स्पष्ट है, जिस
आक्रामकता से राहुल गांधी अभी सक्रिय हैं। नेता प्रतिपक्ष को यही सक्रियता रुचती है, यही छवि उनकी होनी चाहिए। और अब नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी जो काम कर रहे हैं वो पूरे देश की सियासत का पूरा खाका तैयार कर रहा है। राहुल का काम कि किस तरह देश की सियासत होनी चाहिए, क्या खाका होना चाहिए। और देर अबेर नरेंद्र मोदी और बीजेपी भी उसी नैरेटिव पे चलेगी, उनके पास कोई विकल्प बचा नहीं है। अभी गुजरात के चुनाव, अभी 4 राज्यों के चुनाव हो जाएं, लेकिन आप देखिए गुजरात के लिए अभी से कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर, जो जिन सीटों पर विधानसभा में उपचुनाव है अभी, वहां हम देख रहे हैं कि वहां कांग्रेस इतनी आक्रामक हो गई है कि बीजेपी के लिए अपने बचाव के रास्ते ढूंढने मुश्किल हो गए। तो ये बीजेपी ने कल्पना नहीं की थी कि कांग्रेस पार्टी इतनी सक्रिय हो जाएगी, इतनी आक्रामक हो जाएगी और प्रतिपक्ष को हमें हर बात का जवाब देना होगा। और इसी बात से राजनीति का नया खाका तैयार हो रहा है और राहुल गांधी यहीं पर सबसे आगे बाजी मार रहे हैं। राजू जी। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन कितना बदला है माहौल, सियासी माहौल, प्रशांत टंडन जी? सियासी माहौल तो देखिए बदला है। तो अभी प्रकाश जी चर्चा कर रहे थे कि मुकेश अंबानी जो है वो सोनिया गांधी को के घर गए जनपद। लेकिन आप ये देखिए कि ये एक ऐसी मिसाल है कि जो बाकी राजनीतिक पार्टियों को और खासकर बीजेपी को देखनी चाहिए कि उद्योगपतियों से संबंध बुरी बात नहीं है। उद्योगपति इन्वेस्ट करते हैं, रोजगार देते हैं, जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं। आप बिल्कुल उनके, बेशक आप उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, लेकिन कोई एक सीमा होगी ना। अब मैं मिसाल देता हूं कि कांग्रेस पार्टी का मुकेश अंबानी के साथ जो एंगेजमेंट है उसको अगर आप देखिए कि जिस दिन वो वहां उनको जाना था, राहुल गांधी का लोको पायलट्स के साथ पहले से प्रोग्राम तय था। उन्होंने लोको पायलट का प्रोग्राम मुकेश अंबानी के लिए स्थगित नहीं किया। नहीं ना उसको थोड़ा सा आप हो रहे कंफ्यूज हो रहे हैं। वो दिहाड़ी मजदूरों के बीच उस दिन गए थे और दिहाड़ी मजदूर राहुल गांधी जब गए वहां अलीगढ़ और हाथरस, वहां से लौट के लोको पायलट्स के बीच। तो वो जो दिहाड़ी मजदूरों का कार्यक्रम था उसको मुकेश अंबानी को उन्होंने स्थगित नहीं किया जी। वहां गए, उनकी मुलाकात हुई और उसके अगले दिन, यानी जिस दिन मुकेश अंबानी कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता के घर गए, उसके अगले दिन कांग्रेस पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। मोबाइल कंपनियों के बेतहाशा टैरिफ बढ़ाए जाने पर 15 से 20% मोबाइल कंपनी ने टैरिफ बढ़ाया। उसमें पहला नाम वो जियो का लेती है जो मुकेश अंबानी की कंपनी है। क्या आपको पिछले 10 साल में कोई एक मंत्री, बीजेपी सरकार का कोई एक नेता अडानी के किसी प्रोजेक्ट पे सवाल उठाता हुआ दिखाई देता है? हिम्मत नहीं है। ये फर्क है। मोदी की तस्वीर इसी जियो के विज्ञापन में छपी थी, आपको याद है, फ्रंट पेज पे। बिल्कुल। लेकिन आप देखिए ना कि अगर मोदी जी के यहाँ मुकेश अंबानी जाते तो किसी बीजेपी नेता की हिम्मत होती कि जियो के टैरिफ बढ़ाए जाने पर वो सवाल खड़ा करता, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता। आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कांग्रेस पार्टी ने। ये जो है ये कमिटी, ये पॉलिटिक्स है कि आप इंगेज भी कीजिए उनको एक डिस्टेंस के साथ। और इन्हीं वजहों से राजीव जी, जो जिसको बड़े जोर शोर से कहा गया कि ब्रांड मोदी, जो कि था नहीं कभी, केवल मीडिया का बनाया हुआ था, वो धाराशायी हो गया। अब जो आप चर्चा कर रहे हैं, आप पिछले 1 महीने में मोदी साहब की बॉडी लैंग्वेज, उनके भाषण, उनके तौर तरीके आप देख लें, और कोई ऊर्जा नहीं है उसमें, कुछ वो नयापन नहीं है, कोई घोषणाएं नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है। ऐसा लग रहा है कि उनके ऊपर ये पद थोप दिया गया है
तो इस लिहाज से आप देखिएगा कि विधानसभा के चुनाव में भी वो कितनी भी राजनीति कर रहे, जनता ने जो है उस राजनीति को रिजेक्ट किया है। और अभी जो हमको नतीजे दिखाई देते हैं वो जनता के सेंटीमेंट का पूरा रिफ्लेक्शन नहीं है। इसमें बहुत कुछ मैनेजमेंट भी है, मीडिया का मैनेजमेंट है, इलेक्शन कमीशन का मैनेजमेंट है, अधिकारियों का मैनेजमेंट है, इसलिए जनता के सेंटीमेंट का पूरा रिफ्लेक्शन नहीं है ये। और यही वजह है राहुल गांधी के कॉन्फिडेंस की, जो वो लगातार जा रहे हैं। और उन लोगों के ऊपर तमाचा है जो कहते थे राहुल गांधी फुल टाइम पॉलिटिशियन नहीं है, चाहे वो रामचंद्र गुहा जैसे हिस्टोरियन हो या तमाम सारे जो लेखक हैं, कॉलम लिखने वाले हैं, वो लगातार इस बात को कहते रहे कि वो फुल टाइम पॉलिटिशियन नहीं है। तो फुल टाइम पॉलिटिशियन नहीं है, 3 दिन में 5 राज्यों का दौरा कर रहा है वो। और जो फुल टाइम पॉलिटिशियन है उनको न हाथरस की स्टैम्पीड में जाने का वक्त है, न मणिपुर जाने का वक्त है। तो देश की राजनीति अब बिल्कुल एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है और इस जनता के मैंडेट की अभी सही व्याख्या जो है वो मोदी जी कर नहीं पाए। और दूसरा कि कांग्रेस को भी इस मैंडेट की व्याख्या करनी चाहिए अपने सहूलियत के लिए कि आपको ये मैंडेट आपकी राजनीति की वजह से मिला है, जो सामाजिक न्याय की राजनीति है, जो संविधान की किताब लेके आप घूमे हैं पूरे इलेक्शन में, जो आपने कहा कि 50% की सीलिंग हम हटा देंगे, 10% EWS से कोटा में बाकी लोगों को भी एंट्री देंगे। ये सामाजिक न्याय की राजनीति अब रिफ्लेक्ट होनी चाहिए आपके टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में, पार्टी के पदाधिकारियों में, इन सब में और भाषणों में भी। तो ये कांग्रेस के लिए भी ये एक लर्निंग है इस इलेक्शन की कि आपकी कौन सी पॉलिटिक्स चली है, जो सिक्का चला है उसी को आप उठाइए। जी राजू। जी बिल्कुल बिल्कुल। सुनील जी जुड़े हैं हमारे साथ, शायद नहीं जुड़े हैं। जरा क्लोजिंग कमेंट के लिए आना चाहता हूं दीपक जी आपके पास। दीपक जी, बहुत सारी बातें हम कर चुके, राहुल गांधी की गतिविधियां, देश में जो कुछ चल रहा है उस पर, सियासत पे सारी बातें हो रही हैं। जरा क्लोजिंग कमेंट के रूप में आपसे समझना चाहता हूं कि यहां से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो राजनीति है उसको जरा बताइए। राहुल गांधी की राजनीति की बात हम खूब कर रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी की राजनीति यहां क्या कहलाती है? क्या 2014 या 2019 वाली राजनीति को ही वो आगे बढ़ाते हुए दिखाई देते हैं, या अब यहां कुछ चेंज नजर आता है? दीपक जी। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब भारत की जो राजनीति है उसने एक ट्रेंड सेट कर लिया, पकड़ लिया है, जिसमें कांग्रेस और विपक्षी दल जो है, इंडिया जो है, उसे पता चल गया है कि हमें किस प्रकार से इसमें सरवाइव करना है, आगे बढ़ना है और किस प्रकार से सत्ता को पाना है। लेकिन सत्ता पाने के लिए उन्हें अभी कोई बहुत जल्दबाजी नहीं है। ऐसा नहीं कर रहे हैं वो कि बहुत ज्यादा हड़बड़ा रहे हैं। वो बड़े, जिसको कहते हैं कि स्लोली बट स्ट्रिक्टली, धीरे धीरे वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं, लगातार नजदीक आते जा रहे हैं। जैसे अगस्त में अब जो फिर से जो अगला जो सत्र होगा लोकसभा का, उसमें आप देखिएगा कि और कंसोलिडेट होगा। होता यह था कि मोदी और भारतीय जनता पार्टी क्या करते थे, अमित शाह के जरिए वो करते ये थे कि लोकसभा में विपक्ष को अपमानित करना और लोकसभा या संसद के बाहर विपक्ष को लगातार तोड़ना। जिनकी आप अंदर आलोचना करते हैं उन्हीं लोगों को आप खरीदने की कोशिश करते हैं, जिसका नाम उन्होंने दे रखा था ऑपरेशन लोटस। अब ये पता चलने लग गया है कि ऑपरेशन लोटस के दिन जो है वो सब अब खत्म हो चुके हैं, अब इसकी कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। इसके बावजूद जैसा कि लगभग हर निरंकुश या पूरे पार्टी से, संगठन से कटा हुआ या समाज से कटा हुआ एक जो नेता, जिसको हम कहते हैं कि तानाशाह कह सकते हैं, निरंकुश कह सकते हैं, या एक प्रकार से जो प्रशासक है, शासक है, वो एक गलतफहमी में जीता है। उसके पास तक सच्चाई जो है पहुंच नहीं पाती। वो देख रहा है कि हाँ मुझे हाथरस जाना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार की चीजें उसने अभी तक जो फॉलो की है, उसने अपने आप को इतना बड़ा बना दिया है, उसे लगता है कि मैं हाथरस, मणिपुर, छोटी जगहों पे क्या जाऊंगा, मेरा जो स्थान है वो विश्व गुरु का स्थान है, मुझे क्रिकेटरों के साथ होना चाहिए, मेरी जो तस्वीरें हैं वो फिल्म अभिनेताओं के साथ आनी चाहिए, मुझे दुनिया भर के बड़े
जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उनके साथ मुझे उठना बैठना चाहिए। जहां मेरी जरूरत नहीं है वहां भी मुझे पहुंचना चाहिए, लेकिन उसका एक बड़ा लेवल होना चाहिए। तो इस प्रकार से अब मुझे लगता है कि इसी के कारण ये जो मेंटेलिटी है मोदी जी की, विशेषकर पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी और इस सरकार और इस प्रशासन के अकेले चेहरे जो हैं वो पूरे के पूरे मोदी जी ही हैं। तो मोदी जी जिस प्रकार से अब आगे बढ़ेंगे उन्हीं के अनुसार भारतीय जनता पार्टी या ये जो सरकार है वो गिरेगी या उठेगी। उठने के चांस बहुत कम है, क्योंकि मोदी जो है लगातार वापस अपनी जमीन को खोते जा रहे हैं धीरे धीरे। अयोध्या में हारना बहुत बड़ी बात है, खुद उनका वाराणसी में पिछड़ जाना प्रारंभिक चरणों में मतगणना के दौरान, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो बहुत सारे जो चेंजेस हैं वो तो बड़े साफ दिख रहे हैं कि कौन बढ़ रहा है और कौन नीचे खिसक रहा है। ये जो लाइन है अब बहुत क्लियर हो गई राजनीति। तो ये बहुत सही बात कर रहे हैं कि सियासत में जो नया घमासान है हमको ऐसा घमासान दिखेगा नहीं, लेकिन वो जमीन के नीचे नीचे है। जिस प्रकार से हम कहते हैं कि भूकंप की तरंगे जो है धीरे धीरे अंदर फैलती रहती हैं, एक समय आता है जब वो विस्फोट करता है। उस सही समय का इंतजार मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष कर रहा है और वो समय आएगा भी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं आएगा। लेकिन मोदी के पास अब जो है रिगेन करने के चांसेस कम है, अपनी जमीन को वापस हासिल करने के अब जो है बहुत कम चांसेस रह गए हैं, विशेषकर इस स्थिति में कि दो लोगों के साथ, नीतीश बाबू के साथ और चंद्रा बाबू के साथ जिस प्रकार से उनकी सरकार चल रही है वो कोई बहुत बड़ी तोड़फोड़ करने की स्थिति में नहीं है। अब वो विपक्ष मुक्त भारत की बात नहीं कर सकते, वो ऑपरेशन लोटस की बात नहीं कर सकते, अब वो मैं एक अकेला सब पे भारी, ये सारी बातें वो नहीं कर सकते। इसलिए आज जनता भी जो है, उनके जो समर्थक हैं मोदी के इस रूप को स्वीकार नहीं करेंगे। अब बहुत थोड़े लोग रह गए हैं, लेकिन उनके अपने जो कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, मोदी जी के इस कमजोर व्यक्तित्व को इसलिए स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि उनके अपने दिमाग में मोदी जी की जो छवि है वो एक इतने बड़े महामानव की है कि वो सबसे ऊपर है, और वास्तविकता में वो उतने ऊपर है नहीं। यथार्थ में जो है वो जमीन पर आ चुके हैं, और कब ये जमीन उनके नीचे से खसक जाएगी हमको नहीं पता। इसलिए इंतजार हमें करना है, और शायद सब लोग कर रहे हैं इस बात का। राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल, आने वाले समय में बहुत कुछ जो साइलेंट मोड में चल रहा है वो बहुत कुछ सामने आएगा। जो आप कह रहे थे दीपक जी कि जमीन के अंदर जो गतिविधियां चल रही हैं वो सामने आएगा आने वाले समय में। 4 राज्यों के चुनाव हैं, 30 सितंबर तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव करवा लें 30 सितंबर तक। ऐसे भी सितंबर के बाद अक्टूबर में बर्फबारी शुरू हो जाती है। जम्मू कश्मीर का एरिया जो है वो पहाड़ी एरिया है, ठंड का मौसम होता है, चुनाव करवाना मुश्किल होता है। लेकिन अभी जैसा शकील अख्तर जी बता रहे थे कि सरकार नहीं चाहती है कि वहाँ चुनाव हो, क्योंकि मुंह की खानी पड़ेगी सरकार को, और दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक आपके नाम सिर्फ और सिर्फ हार रहा ही होगा। दिल्ली में आपकी सरकार नहीं है, पंजाब में आपकी सरकार नहीं है, हिमाचल प्रदेश में आपकी सरकार नहीं है, जम्मू कश्मीर में भी आपकी सरकार नहीं रहेगी, और हरियाणा में भी आपकी सरकार जाने वाली है। तो पूरी लाइन आप देखिए, दिल्ली से लेकर ऊपर तक वहां सरकार आपकी नहीं रहेगी। तब क्या परिस्थितियां होंगी, और वैसे में अगर मध्यावधि चुनाव हो गए तो फिर क्या स्थिति होगी। महाराष्ट्र में सरकार हो सकता है चली जाए, पहले भी नहीं थी, वो सरकार चली जाए तो फिर क्या होगा। तो बहुत उहापोह वाली स्थिति में इस वक्त बीजेपी है। और सबसे बड़ी बात कि 30 जून तक ही बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाया गया था। अभी कोई आधिकारिक सूचना नहीं है कि उनके कार्यकाल को क्या बढ़ा दिया गया है। तो बहुत कुछ है। चलिए, इस कार्यक्रम को समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। बहुत बहुत आशा है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपकी राय क्या है। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि अगली जब वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अगर आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।